So previously we had 6 lectures on Ambedkar and caste issues. Now this is another segment of Indian society. Let's begin. Shabir Zama, please take over the session. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के यानी करंट सिनेरियो में बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक पर आप लोगों ने लेक्चर सीरीज रखा है, यानी इंडियन सोसाइटी को समझने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स या मुस्लिम उलमा या हमारे यहाँ जो भी डिस्कशंस होते तो उसमें मजहब जो है वो प्रायोरिटी पे रहता है। हम लोग उसको चूंकि हम और उससे जुड़े हुए हैं, हम ज्यादा उसको समझने की और उसी पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक बैलेंस होना चाहिए कि हम सोसाइटी को भी समझे, वो कोशिश हमारे यहाँ कम होती है। तो इस एतबार से आप लोगों की कोशिश जो है काबिल मुबारकबाद है। सोसाइटी को समझना क्यों जरूरी है? सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप वीडियो खोलेंगे तो काफी इंटरेक्टिव रहेगा। अच्छा ठीक, एक मिनट, फिर मैं स्टैंड ले लेता हूँ मेरे पास। जी, ऑडियो में इंटरेक्शन नहीं आ रहा? नहीं, असल में क्या हुआ, प्रीवियस जितने स्पीकर्स थे वो लोग बहुत ऑडियो एंड वीडियो थे। अच्छा ठीक, क्योंकि 2 घंटे का साथ है आपका हमारा। दो मिनट दीजिए सिर्फ। जी जी जरूर। जी, ऑडियो दिख रहा है? जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो जो टॉपिक आप लोगों ने लिया है यानी इंडियन सोसाइटी और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यानी नॉर्मली हमारे यहाँ जो है रिलीजन ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। सोसाइटी को समझना और उस पर गौर फिक्र करना, उस पर डिस्कशन करना हमारा प्रायोरिटी पे नहीं रहता। तो ये कोशिश बहुत एक अच्छी कोशिश है। असल समाज को समझना क्यों जरूरी रहता, यानी हम लोग अगर इस समाज में रहते हैं, इस पर असरअंदाज होना चाहते हैं, इसको तब्दील करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए समाज को समझना जरूरी होता है। यानी समाज कैसे चलता है, समाज में तब्दीलियां कैसे आती, कौन कौन से फैक्टर्स जो है क्या 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 रोल उसमें प्ले करते हैं, समाज में रिवोल्यूशन कैसे आते हैं। उसमें अब हिंदुस्तानी समाज है, वहाँ अलग अलग कास्ट है, कास्ट अपना रोल क्या प्ले करती है, रिलीजन अपना क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है उनका क्या रोल रहता है, नेशनलिस्ट है वो क्या रोल प्ले करते हैं, हिस्ट्री है यहाँ पे हिस्ट्री का अपना एक रोल रहता है। तो ये सारी चीजें जो इलीट क्लास है वो कैसे जो है समाज पर असरअंदाज होती, इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है वो कैसे वो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन है वो समाज पे कैसे असरअंदाज होता। तो ये सारी चीजें जो है ये समाज से जुड़ी हुई रहती। तो हमारे यहाँ नॉर्मली मतलब रिलीजन को तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन समाज हमारे यहाँ उतना डिस्कशन में नहीं रहता। तो इस एतबार से आपकी ये कोशिश एक बहुत अच्छी कोशिश है कि इसमें समाज को मनाया तो पागल हो गए। खासतौर से हिंदुस्तानी समाज को समझने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे दुनिया में जितने समाज पाए जाते हैं अलग अलग ममालिक के अंदर, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो हिंदुस्तानी सिस्टम है। यानी एक समाज में जितनी चीजें उसकी पॉलिटिक्स में की रोल प्ले करती है ना, चाहे मजहब हो, चाहे कल्चर, उसकी रिवायात, उसकी पर्सनालिटीज, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उस वहाँ की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना, ये जितना रोल हिंदुस्तान में प्ले करती है दुनिया की शायद ही किसी और कंट्री में ये सारी चीज समाज के अंदर रोल प्ले करती है। तो हिंदुस्तानी समाज एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स समाज है और दुनिया के बाकी सारे समाजों से बिल्कुल एक ये अलग मुल्क है।
यानी हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ जैसे बात करते हैं तुर्की का मॉडल, ईरान का मॉडल, तो यहाँ कोई मॉडल नहीं चल सकता क्योंकि हिंदुस्तान एक बिल्कुल अलग कंट्री है। यहाँ का मॉडल अगर आपको डेवलप करना है तो यहाँ के समाज की स्टडी करके आपको एक मॉडल डेवलप करना होगा। यानी अल्लामा इकबाल ने जो बात कही ना कि जहां बानी से दुश्वार तर कार्य जहां भी, यानी दुनिया को कॉन्कर करने से ज्यादा मुश्किल काम यह है कि उसको समझना कि ये दुनिया कैसे चलती है। तो जब तक हम उसको समझेंगे नहीं उसको तब्दील नहीं कर सकते। हिस्ट्री नॉर्मली हम कहते हैं कि जिसमें हम पास्ट से डील करते हैं, और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जिसमें हम प्रेजेंट से डील करते हैं। तो आपका ये जो लेक्चर सीरीज है ये दोनों का मिक्स है, यानी इसमें कुछ हिस्ट्री है कुछ पॉलिटिकल साइंस है, दोनों मिला के लेक्चर सीरीज है। यहाँ एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले और एक्सप्लेन कर दूं कि किसी भी चीज को स्टडी करने के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। मैंने जो हिंदुत्व को पढ़ा हूँ और आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा तो वो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी एक ये रहता है किसी चीज की एकेडमिक स्टडी, एकेडमिक स्टडीज के जो उसमें जो चीजें रहती अलग चीजों की इंपॉर्टेंस रहती, यानी ये कि वाकयात कब हुए, हिस्ट्री उसके ईयर्स कौन से थे, सन कौन से थे, कौन से आदमी ने उसमें क्या रोल प्ले किया, प्लेसेस जगह जो है वो इंपॉर्टेंस रखती। आइडियोलॉजिकल इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रखती। आइडियोलॉजी में रहता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आइडियोलॉजी कैसे ग्रो हुई, किस किस आदमी ने उसके अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा तो इट विल बी मोर फ्रॉम आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हिंदुत्व की स्टडी मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से कर रहा हूँ। ये स्टडी जब मैंने इब्तिदा में शुरू किया था, यानी जब पहली मर्तबा हिंदुस्तान में मोदी जो आरएसएस के प्रचारक है वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम हिंदुस्तान के बने, तो उस वक्त मुझे दिलचस्पी हुई कि मैं देखूँ ये क्या है, ये आइडियोलॉजी क्या है। तो मैंने उसकी स्टडी स्टार्ट की। तो पहले मैंने गूगल किया, कुछ वहाँ आर्टिकल्स पढ़े, है ना। तो वहाँ नॉर्मली जो अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे जो बुक्स है वो या तो लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स की रहती है, फॉरेन ऑथर्स की, तो वॉल्टर एंडरसन, जेफ जॉफरलेट, ये सब लोग की किताबें जो है इंटरनेट पे थी, तो मैंने सारी किताबें पढ़ी। लेकिन फिर ये लोगों ने यानी लेफ्टिस्ट और ओरिएंटलिस्ट और फॉरेन ऑथर्स ने जो इस्लाम के बारे में जो कुछ लिखा, तो उससे मुझे लगा कि इनके यहाँ एक लेवल ऑफ बायसनेस रहता है ना। जैसे इस्लाम को लोग गलत रिप्रेजेंट करते तो एक पॉसिबिलिटी है कि हिंदुत्व को भी ये लोग वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने खुद जो हिंदुत्व के कोर राइटर्स थे, यानी सावरकर को पढ़ा, गोलवालकर को पढ़ा, दीनदयाल उपाध्याय, फिर करंट में राकेश सिन्हा वगैरह, इन लोगों ने काफी हिंदुत्व को एक्सप्लेन किया। तो फिर इन लोगों को पढ़ा तो उससे एक हिंदुत्व की समझ पैदा हुई। फिर एक और एक्सपीरियंस, चूंकि जैसा अगर हम हिंदुस्तान में जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी का लिटरेचर और आज जो जमात इस्लामी प्रैक्टिकल है, हम देखते हैं कि उसमें काफी कुछ चेंजेस आ गए। यानी पहले का जो लिटरेचर है वो बहुत ही आइडियोलॉजिकल हाई लेवल चीजें बताता, अभी बहुत सारी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें बदल गई। तो फिर मैं वही सोचा कि आज भी हो सकता है हिंदुत्व में भी जो कुछ पहले लिखा गया गोलवालकर ने, सावरकर ने, और अब यहाँ पर जो है चेंजेस आ गए हों। उसके बाद मैं काफी आरएसएस के लोगों से, जो मेरे दोस्त थे आरएसएस में काम करते थे, मेरी कंपनी के कलीग्स थे, फिर वो मैं लोगों से मिला हूँ, काफी उनसे डिस्कशंस किया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो लोग क्या सोचते, उनका कोर कैडर क्या सोचता, उनके जो जिम्मेदार रहते वो क्या सोचते, फिर दूसरे उनके समाज के लोग हैं जो उससे दलित जुड़े हैं वो क्या सोचकर आरएसएस से जुड़े। तो फिर कई लोगों से मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है डिस्कशंस करता रहा, और ये यानी 3-4 मोड से पता लगाने के बाद जो कुछ है मेरा थॉट प्रोसेस आरएसएस के बारे में बना। इसमें एक बात और फिर मुझे पता चली जब मैं पढ़ रहा था कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर उर्दू में कोई ज्यादा लिटरेचर नहीं है ना। यानी उर्दू लिटरेचर एक हमारे यहाँ बहुत मजबूत लिटरेचर है उर्दू का। यानी आप देखेंगे कम्युनिज्म पर लिटरेचर है, सेकुलरिज्म पर है, डेमोक्रेसी पे है, मॉडर्निज्म पर है, पोस्ट मॉडर्निज्म पर है, लिबरलिज्म पे है, तमाम चीजों पर है, लेकिन हिंदुत्व पे कोई ज्यादा लिटरेचर नहीं है। तो फिर सोचा कि ऐसे क्यों हुआ, तो पता चला कि यानी मैं कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम ऑथर्स थे, तो उन्होंने हिंदुत्व को कभी ऐसा एक सीरियस आइडियोलॉजिकल वो नहीं समझा, कंसर्न। यानी सर लिबरलिज्म को हमारा एक सीरियस आइडियोलॉजिकल कंसर्न समझा गया है, वेस्टर्न कल्चर को समझा गया, लेकिन हिंदुत्व को कभी भी आइडियोलॉजिकली एक कंसर्न नहीं समझा गया है ना। उसके बारे में ये एक ओपिनियन था कि ये कुछ लोग की अपने हुकूक की जंग है, या कुछ लोग जो इक्तदार चाहते और वो कुछ कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
तो सिर्फ ये एक आइडिया हमारे यहाँ इन जनरल हिंदुत्व के बारे में था। लेकिन बाद में जब मैंने पता चला तो लगा कि नहीं, ये सिर्फ कोई इक़्तिदार की या हुकूक की जंग नहीं है, बल्कि एक पूरी आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी है जो लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये इवॉल्व हुई और ये लोगों को समझाएगी। एक और चीज है हिंदुत्व के बारे में, ये आइडियोलॉजी हम पहले किसको कहते हैं, पहले ये समझेंगे। यानी किसी भी चीज को देखने का एक खास जाविया निगाह, कोई एंगल जो है हमारे यहाँ पैदा हो जाएगा, उसको आइडियोलॉजी कहेंगे। यानी हिस्ट्री जो है उसको हम एक पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस है उसको पर्टिकुलर एंगल से देखेंगे, दुनिया में कोई वाकया हो रहा है उस वाकये को, उस एक्सीडेंट को, उस इंसिडेंट को हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के थ्रू देखेंगे, है ना। तो आइडियोलॉजी क्या करती है कि पूरे जो देखने का प्रोसेस है, एक जाविया है, वो सेट करती। तो हिंदुत्व क्या है, एक कंप्लीट आइडियोलॉजी है, यानी जो हिंदुस्तान की 4000 साल तारीख को देखने का एक जाविया जो है वो सेट करती है। जिस तरह माइक क्लोज हो गया। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हाँ, नहीं क्या म्यूट कर दिया होस्ट ने? हाँ, अभी 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 आया। देखिए, असल में दूसरों को म्यूट कर रहा हूँ था तो आप भी आ गए इसमें। सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो जिस तरह का हम देखें कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आज पूरी दुनिया में इस्लामिक मूवमेंट्स काम करते हैं, उनकी एक अपनी एक आइडियोलॉजी है। सो ये आइडियोलॉजी कैसे है, ओवरनाइट नहीं बन गई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो धीरे 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 डेवलप होती गई। यानी अगर हम देखें, जमालुद्दीन अफगानी हमारे यहाँ थे, जिन्होंने पहले एक आइडियोलॉजिकल दी पान इस्लामिज्म, फिर पूरी दुनिया के लोगों ने अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, है ना। यानी अभी इस्लामिक मूवमेंट्स का हम देखेंगे तो मौलाना मौदूदी ने उसको एकदम क्लाइमेक्स पर ले गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मौलाना मौदूदी ने जो है वो पूरी आइडियोलॉजी दे दी। उससे पहले के जो लोग थे, यानी अल्लामा इकबाल है, शिबली है, मौलाना आजाद है, ये लोग का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने भी वो आइडियोलॉजी को जो है एक्सेप्ट किया, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद यानी एक मनताए कमाल पर, एक क्लाइमेक्स पर मौलाना मौदूदी ने उसको पहुंचाया है। तो वैसे ही हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो किसी एक आदमी की दी हुई नहीं है। यानी हिंदुत्व टर्म तो सावरकर ने दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी आइडियोलॉजी सावरकर ने दी। ये आइडियोलॉजी है तो एक 200 साल, एक 150 साल के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये डेवलप होती गई। अब ये आइडियोलॉजी का एक बड़ा कंटेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है ना, जहाँ ये पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल है। इसमें रिलीजन का पार्ट बहुत थोड़ा है, यानी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में रिलीजन का पार्ट एक बहुत थोड़ा, ज्यादा जो पार्ट है इसमें पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पार्ट है। यानी हम हिंदुस्तान की तारीख देखें, देखा जाता है कि जो है हिंदुस्तान की तारीख है, इसमें अगर हम देखें 3 बड़ी हुकूमतें हमको नजर आती है ना। यानी मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, फिर मुगल में औरंगजेब की हुकूमत है, वो शायद सबसे बड़ी हुकूमत हिंदुस्तान की अब तक रही। हिंदुस्तान जो 2 से 3 मरतबा अखंड भारत रहा, तो वो शायद अशोका और औरंगजेब के जमाने में वो रहा होगा। तो ये हमारी उसमें आर्यन इन्वेशन जो है, यानी आर्यन जो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को, अब उसमें एक क्या कहेंगे हम, एक इख्तिलाफ उसमें पैदा हो गया। यानी जो राइट विंग्स है वो कहते हैं कि आर्यंस जो थे वो इंडिजीनियस थे, यानी उनकी जो कल्चर डेवलप हुआ, उनकी जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो हिंदुस्तान में डेवलप हुई। लेकिन मैक्स मुलर और दूसरे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि वो वेस्ट एशिया से आए थे यहाँ पर, है ना। लेकिन जो हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड फैक्ट है वो यही है कि आर्यंस बाहर से आए थे। तो आर्यंस के आने के बाद जो है हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो काफी बदला। एक कई 100 साल तक जो है यहाँ जंगे होती रही। यानी हिंदू मजहब और बौद्ध मजहब के दरमियान एक तवील जंगे हैं जो हम देखते हैं यहाँ हुई मुसलमानों के आने से पहले।
उसके बाद एक 1000 साल के अराउंड मुसलमानों की हुकूमत रही और मुगल एम्पायर जो है उसका क्लाइमेक्स था। और उसमें भी औरंगजेब की हुकूमत हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा यानी बड़ी हुकूमत जो है एरिया के हिसाब से हिंदुस्तान में अब तक की वो औरंगजेब की रही। इकोनॉमिकल सुपर पावर वो उस जमाने की रही, यानी दुनिया का जो 26% यानी जितना पूरे यूरोप का जीडीपी उस जमाने में था उतना सिर्फ हिंदुस्तान का 24% जीडीपी उस वक्त का कैलकुलेट था औरंगजेब के जमाने में। उसके बाद जो है तो फिर यहाँ से मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हुआ और यहाँ पर ब्रिटिश आए। ठीक है, नॉर्मली हिंदुस्तान में जो दरअंदाज आए, जो इन्वेडर्स आए, वो नॉर्थ से आए। ठीक है, ब्रिटिश जो है वो साउथ से आए क्योंकि वो सी रूट से आए थे। ब्रिटिशर्स की एक 200 साल की हुकूमत यहाँ पर रही है ना, अराउंड एक 200 ईयर्स जो है, आगे पीछे उसको मान के हम चलेंगे। इस हुकूमत में काफी चीजें तब्दील हो गई, यानी पहले से जो चला आ रहा था मुसलमानों की मोनोपोली वो खत्म हुई और यहाँ से जो है हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। जब ब्रिटिश का आखिरी दौर यहाँ आया 50 साल 60 साल का आखिरी में जब उनका दौर था और लोगों को लगा कि अब ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे, तो उस जमाने में मुसलमानों की हिंदुस्तानियों के जो अलग अलग तबकात थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, तो हर एक को ये लगा कि इसके बाद जो है हुकूमत हमको मिलना चाहिए। यानी इश्तिराकी जो थे कम्युनिस्ट वो चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत कायम हो जाए, हिंदुत्ववादी अपनी चाह रहे थे, मुसलमान अपनी चाह रहे थे, है ना, ये वो पीरियड था। उससे थोड़ा पहले अगर हम देखें कि मुसलमान जो है इस मुल्क में गालिब थे, उसके बाद सडनली वो गुलाम बन गए, महकूम हो गए और अब तक वो सिचुएशन चली आ रही है ना। तो ये कैसे हुआ? 1857 की बगावत के बाद, उसके गदर के बाद, यानी उस जमाने तक मुसलमानों के पास क्या चीजें थी? तो मुसलमानों के पास जो है जुडिशरी थी, उनके पास सिविल सर्विसेज थी, एडमिनिस्ट्रेशन में होते, हुकूमत के ओहदे उनके पास थे, है ना, अदलिया उनके पास थी, मिलिट्री और पुलिस में उनका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था। और इसके अलावा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज जो है मुसलमानों के पास थी, यानी कपड़े वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्री है ये मुसलमानों के पास थी। 1857 के बाद ये हुआ कि 1857 की गदर में मुसलमानों का चूंकि की रोल था, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि वो मुसलमानों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में और मिलिट्री और पुलिस ये तीनों में नहीं रखते थे। यानी जो की पोस्ट मुसलमानों के पास थी, उनके इकोनॉमी का जो की सोर्स था, अब वो उनके पास से चला गया, है ना, क्योंकि अब ब्रिटिश का जो ट्रस्ट इनके ऊपर लूज हो गया था। तो स्पेशली पठान जो है उस वक्त मार्शल हुआ करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनको अपने साथ नहीं रखा। मैन्युफैक्चरिंग में ये हुआ कि मशीन रिवोल्यूशन आ गया था, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया था, तो अब कपड़े की मशीनें आने लगी थी, तो वो भी सेक्टर मुसलमानों के पास चला गया। तो ये हुआ कि मुसलमान इकोनॉमिकली जो है तो वो वीक हो गए। अब उस जमाने में अगर हम देखें बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ के जो इलीट क्लास हिंदू थे, इन्होंने बहुत जल्द जो है अंग्रेजी तालीम को एक्सेप्ट कर लिया और बहुत फास्ट उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट किया। मुसलमानों के यहाँ इंग्लिश एजुकेशन बहुत बाद में सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की, उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन आई, फिर वो आने के बाद भी उसको एक्सेप्टेंस में 50 साल लग गए। तो ये एक 100 साल थे जिससे कि मुसलमान यहाँ पर पीछे हो गए। अब हिंदू जो कास्ट हिंदूज थे, यानी जब भी हम कास्ट हिंदू कहते हैं उससे मतलब अपर कास्ट, जो कास्ट हिंदूज थे, तो उन्होंने ये किया कि अंग्रेजी तालीम बड़े पैमाने पर वो हासिल कर ली। ठीक है, उसके बाद पुलिस में, मिलिट्री में, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर इनकी एंट्री हो गई और उनके यहाँ एक जो है वो क्लास थी हिंदुओं की, ये हिंदू समाज को रिनाइसेंस करना चाहती थी और वो चाहती थी कि ब्रिटिश के बाद जो है गवर्नमेंट उनको मिले। तो उस वक्त लॉ में, मेडिसिन में, जर्नलिज्म, एजुकेशन, बैंकिंग, मॉडर्न ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इनका बड़े पैमाने पर कंट्रोल हो गया था। और हिंदुओं के अंदर जब किसी भी कौम में ये सारी चीजें होने लगती तो उनके रियलिस्टिक मूवमेंट शुरू होते। तो हिंदुओं के अंदर जो रिवाइवलिज्म शुरू हुआ, तो उसमें दो अप्रोचेस थे। एक मॉडर्निस्ट अप्रोच था, यानी मॉडर्निस्ट लोग ये चाह रहे थे कि कुछ तो वेस्टर्न कल्चर और कुछ तो हिंदू कल्चर, ये दोनों का मिक्सचर करके एक नई सिविलाइजेशन डेवलप करना, है ना, ताकि हिंदू जो है आगे बढ़ सके। उसके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन आज वो हमारी डिस्कशन का मौजूद नहीं। दूसरा जो था रिवाइवलिस्टिक अप्रोच था। तो रिवाइवलिस्टिक अप्रोच में सोशल, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीजें जो है ये बड़े पैमाने पर शामिल थी।
है ना। तो ये रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट ही आगे चल के जो है हिंदुत्व मूवमेंट बने हिंदुस्तान के अंदर। अब इसमें सबसे पहला यानी दो नाम हमारे सामने आते हैं, एक है राजा राम मोहन रॉय का, है ना, और दूसरा दयानंद सरस्वती का। राजा राम मोहन राय की तहरीक जो थी ब्रह्म समाज उन्होंने बनाया। ब्रह्म समाज जो है थोड़ा मिक्सचर था, कुछ मोस्ट ऑफ दी चीजें जो है उन्होंने क्रिश्चियनिटी से लिए, कुछ चीजें जो है इस्लाम से भी लिए, और इसको मिलकर एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो है उन्होंने खड़ा करे। जो हिंदुओं के अंदर जो बैड प्रैक्टिसेस थी, है ना, यानी अनटचेबिलिटी की, बच्चों की शादियां करा देना, बेवा की शादी नहीं होना, इसके खिलाफ जो है उन्होंने कैंपेन चलाए। खासतौर से सती की जो रस्म थी उसकी जोरदार जो है उन्होंने मुखालिफत करी। लेकिन ब्रह्म समाज को बहुत ज्यादा रिस्पांस हिंदुओं में नहीं मिला, क्योंकि वो थोड़ा वेस्टर्न थॉट्स, उसमें क्रिश्चियनिटी लोगों को ज्यादा नजर आई। तो जो ट्रेडिशनल हिंदू थे उन्होंने उससे एक लेवल का रिजर्वेशन जो है वो रखा। दूसरा जो अप्रोच था वो रिवाइवलिस्टिक अप्रोच था। रिवाइवलिस्टिक अप्रोच मतलब इसी हिंदुइज्म को जो है इसी में बाहर से कोई चीज अटैक ना की जाए, है ना, इसमें बाहर से कुछ ना डाला जाए, बल्कि इसी को रिवाइव किया जाए, इसके अंदर जो खराबियां है उसको दूर करके इसी को इस काबिल बनाया जाए कि ये खड़ा हो सके। ये जो तहरीक है, तो ये तहरीक के फाउंडर हम कह सकते हैं हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती थे। तो अगर हम देखें, बाद लोगों का ये कहना है कि हिंदू ग्लोरिफिकेशन जो है, हिंदू ग्लोरिफिकेशन ही बाद में हिंदुत्व बना, है ना। यानी इब्तिदा में जो इंटेंशन था वो हिंदुओं का ग्लोरिफिकेशन था, लेकिन आगे चलकर वो हिंदुत्व में कन्वर्ट होता गया। अगर बिल्कुल इनिशियल फेज में जहाँ के हिंदू ग्लोरिफिकेशन की बात ज्यादा थी, तो हम देखें स्वामी विवेकानंद का नाम उसमें सामने आता है ना। यानी स्वामी, बाद लोग ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद वो थे जिन्होंने ये हिंदू ग्लोरिफिकेशन, हिंदू रिवाइवलिज्म को स्टार्ट किया। इसी तरह बंगाल के अरविंद घोष जो थे, उनके यहाँ जो है काफी आइडियोलॉजिकल यानी एग्रेशन भी था। इसी तरह महाराष्ट्र में तिलक थे, है ना। तो ये तीन लोग थे जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हिंदू रिवाइवलिज्म को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो दयानंद सरस्वती का यानी जो था थोड़ा एक्सट्रीम था, है ना। यानी उनकी जो तहरीक थी वो शिद्दत पसंदी की तहरीक थी, और काफी उस जमाने की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनसे भी उनका अटैचमेंट था दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती ने पूरे हिंदुस्तान में घूमकर जो है आर्य समाज को स्थापित किया, है ना। आर्य समाज जो है वो आइडल वर्शिप के, बुत परस्ती के खिलाफ है ना। जियारत गांव पे जानवरों की कुर्बानी, चढ़ावे, बचपन की शादियां, जात पात यानी अनटचेबिलिटी, इवन कास्ट सिस्टम, अंधश्रद्धा, खवातीन पर जुल्म, खासतौर से सती वगैरह, इसी तरह नॉन वेजिटेरियनिज्म, ये सारी चीजों के खिलाफ है। फिर आर्य समाज में यानी आर्य समाज से पहले हिंदुओं के अंदर ये कंसेप्ट नहीं था कि वो किसी दूसरे मजहब के आदमी को अपने यहाँ इनवाइट करते, है ना। आर्य समाज ने पहली मर्तबा जो है, तो वो हिंदू जिन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिए उनको जो है दावत देना शुरू किया। यानी उस जमाने में अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो शुद्धि की रस्म है वो हमारे सामने, यानी शुद्धि मूवमेंट जो है वो हमारे सामने आता है, कि जिसमें वो लोग जिन्होंने हिंदुइज्म छोड़ दिया उनको वापस से हिंदू फोल्ड में लाने की कोशिश किया जाए। फिर सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने एक किताब भी, काफी किताबें लिखी। सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी मशहूर किताब है, जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस किया। फिर दयानंद सरस्वती के बाद जो है, दयानंद सरस्वती के बाद उनके एक दूसरे स्टूडेंट थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने आर्य समाज को आगे बढ़ाया, है ना। यानी दयानंद सरस्वती के मरने के बाद जो मूवमेंट खत्म नहीं होगा, बल्कि और एग्रेसिवली आगे बढ़ा। इसके बाद इन्होंने मदरसे, कॉलेज, गुरुकुल, पाठशालाएं, कनाम पाठशालाएं, विधवा आश्रम, यतीम, पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने जाल बिछाया। आर्य समाज जो है वो वेदों को के मंत्र कर देता था, है ना, और उपनिषद वगैरह को कहता था कि ये इंसान की किताबें। मूर्ति पूजा जो लोग पहले से खिलाफ थे। अब ये शुद्धि की जो रस्म इन्होंने चलाई, ये आगे बढ़ते बढ़ते जो है एग्रेसिव होना शुरू हो गई। यानी पहले तो ये बात थी कि हिंदू ग्लोरिफिकेशन, यहाँ तक तो ठीक है, हर आदमी को हक है कि वो अपने मजहब के लिए, अपने कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे। लेकिन श्रद्धानंद जो है उससे एक स्टेप आगे चले गए, और उन्होंने जो है मुसलमानों को, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा टारगेट करना शुरू किए। यानी पहले तो शुद्धि का मूवमेंट शुरू किए, जिसमें वो
जो कम वाले लोग थे देहातों में, उनको पकड़ के जो है फिर से हिंदू समाज में वापस लेकर आते थे, है ना। और ये मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में काफी, यानी उस पर तनकीद हुई, क्रिटिक हुई। फिर उसके बाद श्रद्धानंद ने आगे बढ़कर अलग रसूल की शान में जो है गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, है ना। इस्लाम को टेररिज्म से, यानी ये उस जमाने से चल रहा है कि इस्लाम जो है दहशतगर्दी का, अगर आज भी आप यूट्यूब पर, आजकल तो काफी प्रचारक उनके आ गए, यूट्यूब चैनल उन्होंने खोल लिए, अगर आज भी आप लोग देखेंगे तो वही सारी चीजें जो श्रद्धानंद ने लिखा गया उनके यहाँ दिखाई देती है। तो जब ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगी और श्रद्धानंद ने अलग रसूल नबी करीम की शान में गुस्ताखी करने लगी, और वो बार बार जब ये बात बढ़ी, तो उसके बाद एक मुस्लिम नौजवान अब्दुल रशीद जिसका नाम था, उसने स्वामी श्रद्धानंद को कत्ल कर दिया। ठीक है। श्रद्धानंद के मर्डर के बाद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माहौल गर्म हो गया, लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करने लगे कि ये लोग हमेशा ताकत का इस्तेमाल करते, कभी ये डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी गांधी जी जैसे आदमी ने ये बात कही थी कि मुसलमानों की फैसला कुन ताकत पहले भी तलवार थी और आज भी तलवार है ना। फिर ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, फिर भी तारीखी दिलचस्पी के लिए मैं बता दूं तो जवाहर मोहम्मद अली जौहर जो मुसलमानों के थे, तो उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद में उनकी हिस्टोरिकल स्पीच हुई उस पर, और उन्होंने कहा कि कोई आदमी जो है वो इस्लाम का नजरिया जंग जो है ना, फिलोसफी ऑफ वार, उसको एक्सप्लेन करे। तो मोहम्मद मौदूदी अलैहि रहमान ने फिर उसके जवाब में अल जहाद फिल इस्लाम लिखा था। तो असल अल जहाद फिल इस्लाम कोई जहाद पर किताब नहीं है, बल्कि वो कंपैरेटिव रिलीजन की एक बुक है जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग मजहबों में जंग का क्या आइडियोलॉजी है। तो ये बिल्कुल इब्तदाई दर्जे की आर्य समाज की कोशिश थी। आज भी हिंदुस्तान में आर्य समाज सक्रिय है, यानी 3% लोग जो है उनके पास आज भी यहाँ पर इस मुल्क में पाए जाते हैं, है ना। और उनकी वही डिबेट डिस्कशन, बहुत एग्रेसिव मुनाजरे वो लोग करते रहते हैं। दयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद के बाद जो तीसरा बड़ा नाम हिंदू रियलिस्टिक मूवमेंट में हम ले सकते हैं, वो मदन मोहन मालवीय का है। मदन मोहन मालवीय की जो कोशिशें रही हिंदू आर्य प्रस्ती में, यानी बहुत ही की कैरेक्टर जो है हिंदुस्तान हिंदू रियलिस्टिक मूवमेंट में उनका रहा। मालवीय बहुत ज्यादा रिलीजियस आदमी थे शुरू से ही, यानी सनातन धर्म, हिंदू कल्चर और हिंदू नेशन, ये चीजें हमेशा मालवीय की दिलचस्पी और सरगर्मियों का सेंटर रहे। बिल्कुल इब्तदाई से वो बचपन से ही अलग अलग जो है तंजीमों से वाबस्ता रहे और इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। 1909 और 1918 में मालवीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के बाद, यानी 1909 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। यानी जिस तरह पूना पैक्ट से पहले दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था, तो दलितों से भी बहुत पहले 10 साल पहले, यानी 1919 में दलितों को दिया गया था, 1909 में मुसलमानों को दिया गया था। तो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल को ओके किया था। तो मालवीय ने कांग्रेस में उसको बहुत ज्यादा अपोज किया और कहा कि मुस्लिम अपीरेंट है, और उसकी उन्होंने मुखालिफत की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुसलमानों को मिल गया। मालवीय की जिंदगी अगर देखी जाए तो उनका सबसे बड़ा जो कारनामा है वो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी ये एशिया की अब भी सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। यानी जिस तरह आप ये समझ लीजिए एनालॉजी के लिए कि मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान का जो रोल है, तकरीबन जो है मालवीय का हिंदुओं के यहाँ, है ना। जैसे सर सैयद के अज़्म और हिम्मत की, उनकी कुर्बानियों की दास्तानें हम लोग यहाँ सुनते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल वैसी दास्तानें जो है तो मालवीय के ताल्लुक से हिंदू सुनाते रहते हैं। तो हिंदू तहजीब, कल्चर और हिंदू मजहब के रिवाइवलिज्म के लिए मालवीय कोशिशें करते रहे। यानी अंग्रेज हुकूमत ने गंगा नदी पर बंद बनाना चाहा तो मालवीय ने उसकी शदीद मुखालिफत की। उसके लिए एक तहरीक यानी गंगा महासभा बनाई, जिसका मकसद गंगा के पानी को बिना किसी रुकावट के हरिद्वार तक पहुंचने देना था, है ना। इसी तरह मालवीय ने अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर किया कि वो गंगा पे कोई बंद नहीं बनाएंगे। इसी तरह मालवीय ये समझ रहे थे कि अब हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट बनने वाला है ना, और हिंदुओं को अपने फोल्ड में रखना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी बहुत ज्यादा कोशिशें की। दलितों को मंदिरों में उस जमाने में नहीं आने दिया जाता था, तो उसकी मुखालफत की। अपने साथ जो है वो मंदिरों को लेकर जाते थे, और उसमें यानी बहुत यानी कई प्रोग्राम्स में वो दलितों के पैर पड़ते, उनको अपने से करीब करते, उनके साथ खाना खाते। ये सारी चीजें जो है तो ये मालवीय के जमाने में हमको दिखती।
यानी मालवीय ही वो आदमी थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश एक भाषा, यानी ये हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज है वो हिंदी होना चाहिए। और हिंदी को लेकर उन्होंने काफी कोशिश की कि अदालतों में जो है पर्शियन रस्मुल खत चलता तो उसके साथ देवनागरी भी इस्तेमाल किया जाए। और इसी यानी ये जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक जो मूवमेंट था मालवीय का, वो उस जमाने में काफी यानी फेमस रहा। यानी उसी पे कमेंट करते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर किसी की तंग नजरी और तासुब का ये आलम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया, जब हिंदुस्तान हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में डिवाइड हो जाएगा। बराबर। तो ये सारी कोशिशें मालवीय के उस जमाने के जब वो कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उससे मालवीय काफी नाराज थे। उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम अपीसमेंट की तरफ जा रही है और हिंदुओं के जो मफादात है उसको कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है। तो मालवीय जो है वो उससे बदजन होना शुरू हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद 1915 के कुंभ मेले में यानी मालवीय के थॉट प्रोसेस के कई लोग थे, जैसा पंजाब में लाला लाजपत राय थे और दूसरे कई लोग थे जो मालवीय यानी सावरकर थे, मुझे थे, वो मालवीय के थॉट प्रोसेस से काफी इम्प्रेस थे। तो फिर ये सब लोगों को यानी 1915 में एक बाज़ाब्ता तंजीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया हिंदू महासभा। उससे पहले जो है हिंदू महासभा रीजनल थी, मतलब महाराष्ट्र की हिंदू महासभा, पंजाब की हिंदू महासभा, ऐसे अलग अलग इलाकों की। मालवीय ने उसको बनाकर एक नेशनल लेवल की पार्टी बना दिया कि एक नेशनल लेवल की हिंदू महासभा उन्होंने कहे। और मदन मोहन मालवीय जो है वो उसके पहले प्रेसिडेंट जो है करार पाए। यानी अगर मालवीय की जिंदगी को हम देखें तो उनकी जिंदगी एक कांग्रेस के एक लीडर के तौर पे शुरू होती, जो शुरू में हिंदू यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते, लेकिन वो करियर जहां जाके खत्म होता, यानी 50 साल का मालवीय का करियर रहा, तो वो हिंदू महासभा, यानी हिंदू महासभा जो है मिलिटेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू डोमिनेंस की बात करती है ना, यानी एक सेकुलर से लेके तो हिंदुत्व, ये एक सफर जो है मालवीय ने पूरा 50 साल के अंदर तय किया। मालवीय के बाद अगर हम देखें कि जो लोगों ने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाया, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है तिलक का, है ना। यानी अगर हम कांग्रेस को डिवाइड करें, अगर पार्टीशन से पहले की कांग्रेस और पार्टीशन के बाद की कांग्रेस, तो पार्टीशन के पहले की जो कांग्रेस है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी पहले 1885 से 1905 तक का, इसको कहा जाता है कि मॉडरेट पीरियड, है ना। दूसरा पीरियड जो है 1905 से तो 20 तक का, है ना, इसको कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड। और फिर 20 से 47 तक का, इसको कहा जाता है गांधीयन पीरियड। तो कांग्रेस का ये जो दौर था एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, ये पीरियड था तिला। यानी कांग्रेस का पहला जो दौर था तो वो कांग्रेस के चलाने वाले जो लोग थे वो सब वेल टू डू लोग थे, उनके यानी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज्यादा कामयाब लोग थे और वो एक बहुत ही पीसफुल गवर्नमेंट चाहती है। यानी गोखले ने जो कहा था ना कि कांग्रेस की जो उस जमाने की जो एफर्ट्स थे, गोखले ने उसको 3P कहा था, पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। यानी कांग्रेस सिर्फ ये काम करती थी। और ये लोगों का यानी ये सब जो है मोस्टली वेस्टर्न एजुकेटेड लोग थे, तो इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश ने कुछ दिन हिंदुस्तान में और रहना चाहिए ताकि वो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स कर सके। लेकिन ये जो पहला दौर था कांग्रेस का, उसके बाद जो सेकंड लीडरशिप आई यानी 20वीं सदी के शुरू में, तो वो दौर जो था वो तिलक का था। तिलक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, बहुत ही रिवोल्यूशनरी उनका थॉट प्रोसेस था, बहुत जोशीले आदमी थे और वो बहुत ही इंतहा पसंद इकदाम चाहते थे। यानी वो कांग्रेस के जो मौजूदा लगाबंदा तरीका था उसके बजाय एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस चाहते थे, है ना। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन और ये सारी चीजों से तिलक को काफी चिढ़ थी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी रस्म रिवाज और हिंदू मजहब जो है इसको फोकस करके एक आजादी की लड़ाई लड़ी जाए, है ना। यानी उनके यहाँ जो है हिंदू वतन परस्ती, इस धरती का मुकद्दस होना, ये सारी चीजें तिलक का सेंट्रल पॉइंट, यानी हिंदू रिलीजन जो है वो सेंट्रल पॉइंट, और उसकी बिना पर जो है आजादी की लड़ी लड़ाते।
लोकमान्य का मतलब ये रहता है कि जिसकी बहुत ज्यादा पब्लिक में एक्सेप्टेंस है ना। तो तिलक को उस जमाने में यानी ब्रिटिश ने कहा कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो तिलक लड़ाई तो आजादी की लड़ रहे थे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बाल लड़ाई आजादी की होती है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस रहता है वो रिलीजन रहता है ना, उसको मजहब रहता। उसी तरह तिलक का भी वही आइडिया था कि सेंटर ऑफ एक्सिस जो रहेगा, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों को जमा करेंगे, यानी हम देखते हैं गणेश विसर्जन और ये सारे फेस्टिवल जो है तिलक के जमाने में शुरू हुए। तो ये तिलक की आइडियोलॉजी थी। हालांकि गांधी जो है वो तिलक के स्टूडेंट्स में से थे। तिलक का ताल्लुक रत्नागिरी की एक मराठी फैमिली थी, चित्पावन फैमिली से था। उनके वालिद टीचर थे और वो संस्कृत के बड़े स्कॉलर थे। तिलक का जो घराना था बिल्कुल एक मजहबी घराना था। और यानी पूना में जो फर्गुसन कॉलेज है, वो तिलक ने खुद कई लोग दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। तिलक के एक दोस्त थे गोपाल गणेश आगरकर, है ना। तो ये दोनों लोग हिंदू रिवाइवलिज्म चाहते थे, लेकिन आगरकर ये चाहते थे कि पहले हिंदुओं के यहाँ सोशल रिफॉर्म होना, उसके बाद हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, फिर हम पॉलिटिकल गेन लेंगे। तिलक चाहते थे कि जब तक पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट नहीं होगा तो ये रिफॉर्म ये कुछ काम के कुछ फायदे के नहीं रहेंगे। तो फिर बाद में आगरकर और तिलक अलग हो गए। आगरकर ने डेक्कन इंस्टीट्यूट बनाया, इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया। तिलक की जो तकरीर रहती थी उसमें रामायण, भगवत गीता, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा कोट करते थे। लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म यानी इस तरह के जो थॉट्स थे उसके खिलाफ तिलक बोला करते थे। लड़कियों की तालीम, इंटरकास्ट मैरिज, लड़कियों की शादी की उम्र, लड़कियों की हायर एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन, ये सारे चीजों के तिलक खिलाफ थे। उनका मानना था कि हिंदू औरत का धर्म अपने शौहर और बच्चों की खिदमत करना है। उस जमाने में जो हिंदू रिवाइवलिस्ट होते थे वो सब भी कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, उनकी अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती थी। यानी कांग्रेस ही जो है वो हिंदू पार्टी हुआ करती थी, हिंदू रिवाइवलिस्टिक पार्टी हुआ करती थी, और तिलक उसके प्रेसिडेंट थे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि तिलक की जो आइडियोलॉजी थी वो कितनी एक्सट्रीम थी कि उनका पेपर जो है महाराष्ट्र से निकलता था मराठी में, केसरी नाम का, है ना। लेकिन यहाँ वो इटली के जो डिक्टेटर था मसूलिनी, उसके फेवर में आर्टिकल लिखते थे। तो ये तिलक का एक्सट्रीमिज्म था। तिलक के जमाने में ही कांग्रेस में जब गांधी जी आए और गांधी जी का उरूज शुरू हुआ, तो फिर डिस्प्यूट होना शुरू हो गए, है ना। गांधी जी का पूरा यानी तिलक की पूरी फिलॉसफी हिंसा की थी, रिवॉल्यूशन की थी। गांधी जी का मॉडल बिल्कुल दुरुस्त दूसरा था। यानी एक तरफ तो गांधी जी तिलक के बारे में कहते थे कि वो मेरे गुरु है, लेकिन उनका जो तरीकाकार था वो बिल्कुल अहिंसा और लिबरल सेकुलर था। गांधी जी का ये था कि मुसलमानों को भी सब कुछ साथ लेकर चलना है। तिलक का पूरा हिंदू ओरिएंटेड था और वो पूरा हिंसा पर था। तो कांग्रेस में डिस्प्यूट होना शुरू हो गए और दो ग्रुप जो है वहां पर बन गए। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि यानी 1920 में कि एक दूसरे पर, यानी 1907 में एक दूसरे पर कुर्सियां फेंके, कांग्रेस के इजलास में झगड़े शुरू न हो गए। तो उसके बाद फिर जो हिंदुत्ववादी थे उनको ये रियलाइज हुआ कि अब कांग्रेस जो है वो हिंदू पार्टी नहीं रह गई, है ना। अब कांग्रेस की जो ऑफिशियल आइडियोलॉजी हो गई वो सेकुलरिज्म हो गई। फिर तिलक के एक स्टूडेंट थे मूंजे, बीएस मूंजे, है ना, जिनका ताल्लुक नागपुर से था, कैटरेक्ट के डॉक्टर थे। तो मूंजे बहुत ज्यादा तिलक से इम्प्रेस थे और वो तिलक की वजह से कांग्रेस में आए थे। लेकिन तिलक के इंतकाल के बाद जब गांधी जी कांग्रेस में आए और कांग्रेस बदलने लगी, है ना, वो थोड़ा सेकुलरिज्म की सबको लेकर चलने की बात करने लगी, तो ये लोग वहाँ घुटन हुई और एक करके ये लोग कांग्रेस छोड़ने लगे। तो दूसरी तरफ मालवीय ने ऑलरेडी हिंदू महासभा बना ली थी, तो मूंजे ने फिर हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली और मूंजे जो है फिर हिंदू महासभा के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बने। मूंजे भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे। उनकी जो पूरी आइडियोलॉजी थी, यानी वो तिलक की आइडियोलॉजी थी, यानी वो मिलिटेंसी के ज्यादा कायल थे। यानी उस जमाने में जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, अम्बेडकर का मूवमेंट भी चल रहा था, तो मुझे अम्बेडकर से जाकर मिले और उनको इस बात पे कन्विंस किया कि वो सेमेटिक रिलीजन्स के बजाय कोई इंडिक रिलीजन्स है उसी में से किसी एक को एक्सेप्ट कर ले। मुझे का जो पूरा मॉडल था वो एक मिलिट्री नेशन का था, है ना। यानी अगर हम देखें कि हिंदुत्व फॉरेन टाइप एक किताब है मार्जिया कासोलरी की, तो उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि मुझे जो है कैसे हिंदुस्तान को एक मिलिट्री नेशन बनाना चाहते थे।
उसके लिए वो पूरे यूरोप का उन्होंने दौरा किया, जर्मनी गए, अलग अलग फ्रांस गए, फिर इटली गए। तो इटली जो है वो काफी मुझे को पसंद आया। यानी इटली में मसोलिनी की जो स्कूल थे वहां पर उन्होंने मिलिट्री स्कूल्स बनाए थे, बलेलिया और इस किस्म की दूसरी, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। और उसी तर्ज पर वो हिंदुस्तान में जो है स्कूल कायम करना चाहते थे। यानी उनका मेथड ये था कि 6 से 18 साल की उम्र के लड़कों को उसमें शामिल किया जाता, जहां पर उनको वर्जिश, परेड, ड्रिल वगैरह कराई जाती, और यानी नीम फौजी दस्ते जिनको हम कहते हैं कि जैसा हमारे यहाँ सीआरपीएफ और एसआरपी किस्म की ट्रेनिंग देती, वैसी ट्रेनिंग देती। हफ्ते में एक मरतबा उनकी मीटिंग होती जिसमें उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। तो मुझे यानी उनकी डायरी में वो लिखते हैं, बलीलिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ की, तो बलीलिया और उसकी पूरी तंजीम मुझको बहुत पसंद आई। हालांकि इसमें डिसिप्लिन और नज़्म की कमी है। मसूलिनी का मंसूबा है पूरी इटली कॉम को मिलिट्री नेशन बनाने का। इटालियन आमतौर से हिंदुस्तानी की तरह आराम पसंद और गैर जंगजू कौम है। मसूलिनी ने उनकी कमजोरी को अच्छी तरह समझ लिया, है ना। यानी ये पहले जब उन्होंने वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन देखी तो ये अपनी डायरी में मुझे ने लिखा। फिर मुझे जो है मसूलिनी के फाशिज्म से भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। यानी आप देखिए फाशिज्म के बारे में मुझे लिखता है, फाशिज्म अवाम में इत्तेहाद पैदा करता है। हिंदुस्तान और हिंदुओं को उसकी शदीद जरूरत है ताकि हिंदू अपनी मिलिट्री तैयार कर सके। हमारे नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार की तंजीम आरएसएस इसी तरह की तंजीम है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी हेडगेवार की इसी तंजीम को फैलाने और मुनज़्ज़म करने से सर्व करूँ। फिर मसूलिनी और मुझे की जो मुलाकात उसको डिस्क्राइब करते हुए मुझे लिखता है, मैं मसूलिनी हाथ में लाया और कहा कि मैं डॉक्टर मुंजे हूँ, लेकिन वो पहले से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, उसकी तफसीलात और मुझे अच्छी तरह जानते थे। मसूलिनी ने मुझसे पूछा कि आपने यूनिवर्सिटी देखी? लोगों के मिलिट्री ट्रेनिंग में इसी मकसद से मैंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के मिलिट्री स्कूल देखे हैं, लेकिन मुझे वहां के मिलिट्री स्कूल ज्यादा पसंद नहीं है। मसूलिनी ने पूछा तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा कि मैं इसे गलत नहीं समझता, हर तरक्की याफ्ता कौम के लिए जरूरी है। मसूलिनी मेरे इस जवाब से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि लेकिन ये काम तुम्हारे लिए यानी हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ पर उन्होंने नासिक में भोसले मिलिट्री स्कूल जो है वो कायम की। यानी जो बम ब्लास्ट हुए थे, खासतौर से मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट, तो उसमें जो कर्नल पुरोहित पकड़े गए थे उनका ताल्लुक इसी भोसले मिलिट्री स्कूल से था। बहरहाल, तो ये हिंदुत्व की फेस का पहला हिंदुत्व की जो थॉट प्रोसेस है उसका पहला फेस था कि यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर जो है मुझे तक है, इसमें मिलिटेंसी थी। लेकिन यहाँ पर जो भी कोशिश हुई वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की कोशिश थी। आइडियोलॉजिकल काम यहाँ पर ज्यादा नहीं हुआ। यानी यहाँ पे सिर्फ लोगों को जमा किया जा रहा, उनको संगठित किया जा रहा है ना, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देने की कोशिश की जा रही, लेकिन कोई थॉट प्रोसेस यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ से जो है तो हिंदुत्व का एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप देखें, मुझे के दो स्टूडेंट थे, एक सावरकर और एक हेडगेवार। हेडगेवार चूंकि बहुत तेलंगाना से उनका ताल्लुक था, एक गरीब फैमिली से वो थे, तो उनका पूरा एजुकेशन का जो खर्चा है तो वो मुझे खुद उठाते थे। दूसरे थे सावरकर, तो सावरकर को खुद मिलिटेंसी और ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा यानी इंटरेस्ट था। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा था, तो एक मैं 5-10 मिनट के अंदर सावरकर का लेकर इसको वाइंड अप करता है, फिर उसके बाद सेकंड सेशन हम लोग लेंगे। तो सावरकर जो है आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी था, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट था। यानी जितने पुराने सब लोग हैं उनसे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म सावरकर के यहाँ था। सावरकर के बारे में मुसलमान थोड़ा सा निगेटिव बोलते हैं, लेकिन अगर ये सब चीजों से ऊपर उठकर हम देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनबॉर्न टैलेंटेड आदमी था। यानी बहुत अच्छा राइटर था, ड्रामेटिस्ट था, पोएट था, हिस्टोरियन था, है ना, एक सोशल रिफॉर्मर था। तो कई चीजें उसके साथ में यानी उसकी शख्सियत के अंदर थी, और हर एक चीज में उसका एक्सेलेंस था। यानी अगर हम एक हिंदू के नुक्ता नजर से देखेंगे ना, तो सावरकर वाज अ ग्रेट पर्सन, है ना, यानी हिंदू सोसाइटी में। ठीक है, मुसलमान जो है उसके निगेटिव एस्पेक्ट बयान करते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा आदमी हिंदुओं के लिए था। वो बैरिस्टर था, लेकिन सावरकर जो वो एथिस्ट था, यानी हिंदू मजहब में वो बिलीफ नहीं करता था। चूंकि एथिज्म भी हिंदुइज्म का एक पार्ट है, इसलिए सावरकर अपने आप को हिंदू एथिस्ट कहा करता था, है ना।
रिलीजन के बारे में थोड़े उसके एक्सट्रीम व्यू थे। उसका मानना था कि मजहब जो है वो इंसान के अंदर अंधी अकीदत, फरसुदा ख्यालात और दकियानुसियत पैदा करता है। उसके मुकाबले वो रैशनलिज्म का कायल था। जात पात, छूत-छात, गाय का तकद्दुस और इस तरह की सारी चीजें जो है तो सावरकर ने उसकी बहुत ज्यादा मुखालिफत की। यानी कास्ट सिस्टम पे क्रिटिसाइज करते हुए लिखता है कि हर हिंदू के बच्चे की एक ही कास्ट है और वो है हिंदू। उसके अलावा उसकी कोई कास्ट हो ही नहीं सकती। मर्दमशुमारी में हम लोग खुद को हिंदू ही लिख पाए, जिस तरह मुसलमान खुद को मुस्लिम और ईसाई ईसाई दर्ज करवाते हैं। कास्ट को आप अपना पेशा दर्ज करा सकते हैं। यानी सावरकर का ये मानना था कि अगर हिंदू को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनना है तो उनको जो पुराने यानी सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स थॉट प्रोसेस है उससे निकलना होगा। यानी एक जगह वो लिखता है कि 7 खराबियां ऐसी है कि जब तक ये हिंदू के अंदर बाकी है उनका रिनेसेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे अनटचेबिलिटी, दूसरी जात वालों के यहाँ खाना पीना, दूसरी जात वालों के यहाँ खाना ना खाना, दूसरों के साथ शादी ना करना। उस जमाने में हिंदू जो है समंदर के सफर को जो है बुरा समझते थे, तो उसने लिखा समंदरी सफर को मायूब समझना। और वो लोग जिनको जबरदस्ती मुसलमान बना लिया है और वो हिंदू फोल्ड में वापस आते हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये 7 बुराइयां वो लिखता है कि जिस जब तक ये दूर नहीं होंगी हिंदू समाज जो है प्रोग्रेसिव समाज नहीं बन सकता। गाय के बारे में यानी आज इतना गाय के बारे में पूरा तूफान मचा हुआ है। सावरकर लिखता है कि गाय और भैंस और इसी तरह दरख्तों में पीपल और बरगद इंसानों के लिए फायदेमंद है, इसीलिए उनकी कद्र की जानी चाहिए और उनकी हिफाजत भी हमारा धर्म है। बाज़ औक़ात दरख्त और जानवर मुफीद होने के बजाय तकलीफ हो जाते हैं, उस सूरत में उनका खात्मा ही इंसान और कौमी मफाद में बेहतर होता है। यानी उसकी किताब है समाज चित्र, उसके अंदर उसने लिखा। दूसरी जगह वो लिखता है कि जब गाय से इंसानी जरूरियात पूरी होनी बंद हो जाएंगी बल्कि गाय नुकसानदेह साबित हो, उस वक्त गाय के तहफ़्फ़ुज़ को खत्म कर देना ही बेहतर है ना। समग्रा ये सावरकर की दूसरी किताब है, उसमें उसने लिखा। तो ये सावरकर के थॉट थे, यानी बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस का कायल था। शुरू में सावरकर के यहाँ हिंदुत्व ये सारी चीजें नहीं थी, है ना। यानी उसकी किताब अगर हम पढ़ें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब काफी अच्छी किताब है। ब्रिटिश ने उस जमाने में उस पर पाबंदी लगा दी थी, तो इसमें वो हिंदी मुस्लिम यूनिटी की बात करता है ना, कि हम लोगों को साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है सावरकर की जिंदगी में एक टर्न आया, है ना, क्योंकि वो पहले से थोड़ा एक्सट्रीम मेथड्स का कायल था। तो 1909 में सावरकर के उकसाने पर उसके एक साथी मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश एमपी सर कदम वाइल को कत्ल कर दिया, है ना। इसी तरह एक और मुकदमे में उसको 50 साल काला पानी की सजा हुई। ज़ाहिर है 50 साल काला पानी की सजा ये किसी भी आदमी का हौसला तोड़ने के लिए कायम नहीं थी। काफी है ये सजा। सावरकर जो था वो सेलुलर जेल जो थी उसके अंदर था, है ना। तो वो जेल ऐसे थी कि जिन कैदियों को फांसी दी जाती बिल्कुल सावरकर के जहाँ कैद था उसके सेल के सामने ही वो फांसी दी जाती थी। बाद लोगों का कहना है कि वो फांसी के जो उसके सामने कई लोगों को फांसी दी गई तो उससे काफी वो दहशत में काफी डर गया वो। और उसके बाद उसने ब्रिटिश से जो है माफी मांगना शुरू कर दी, है ना। तो कहा जाता है कि 6 मरतबा उसने चिट्ठी लिखी, अर्जी लिखी कि मुझे यानी मैं जो है ब्रिटिश को वफादार रहूंगा, मुझे यहाँ से रिहाई दी जाए। यानी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने सावरकर को क्यों आजाद किया। एक्चुअली ये टॉपिक पर जो है जो लेफ्टिस्ट है और दूसरे एंटी बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस लोग हैं, वो सावरकर को बहुत ज्यादा घेरते हैं। लेकिन एक चीज तो यानी ये मानी जाती है कि बहरहाल मौत से बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, है ना। उसके जवाब में हिंदुत्ववादी ये कहते हैं कि ये सावरकर की एक चाल थी कि किसी तरह कैद से बाहर निकलना, वरना कैद में तो जाहिर है जिंदगी खत्म हो जा रही थी, तो ताकि हम उस तरह बाहर निकले। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाहर निकलने के बाद सावरकर का थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदला हुआ था, है ना। यानी जेल से छूटने के बाद उसने गांधी जी का बहुत ज्यादा अपोज किया। कांग्रेस जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम करती थी वो उसको अपोज करता हुआ था। आजादी की लड़ाई में उसने कोई हिस्सा नहीं लिया, है ना। यानी जिस वक्त कांग्रेस ने मूवमेंट चलाई भारत छोड़ो तहरीक और उसमें हिंदुस्तानियों से अपील की कि वो अंग्रेजों की जो नौकरियां वो छोड़ दे, तो सावरकर ने हिंदू महासभा का, चूंकि उस वक्त प्रेसिडेंट बन चुका था, हिंदू महासभा के नाम सर्कुलर जारी किया कि मैं अपनी तंजीम के तमाम अफराद को हिदायत देता हूँ कि कोई भी अपनी नौकरी ना छोड़े, जो शख्स जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो इसी से चिमटा रहे, है ना। तो ये सावरकर बिल्कुल एक बदला हुआ सावरकर था।
है ना। उसके बाद वो तमाम अंग्रेजों का वफादार रहा और आजादी की किसी भी लड़ाई में उसने कोई हिस्सा नहीं आया, बल्कि उसने ब्रिटिश फौज को अपनी खिदमत पेश की और हिंदू नौजवानों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो। उसके मुताबिक अगर हिंदू ब्रिटिश आर्मी में शामिल नहीं होंगे तो मुसलमान हो जाएंगे और उनका समाज में ज्यादा दबदबा कायम रहा। सावरकर का जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस था वो ये था कि बाय हुक और बाय क्रुक, यानी वो कहता है कि कोई उसूल, कोई अखलाकियात हमारी नहीं होनी चाहिए, यानी हमारा एक ही उसूल होना चाहिए कि सियासत हमारे पास है, यानी हुकूमत जो है हमारे पास रहे। यानी आप देखिए कि इतनी सीवियर मुस्लिम दुश्मनी के बावजूद भी जो है सावरकर ने तमाम मुस्लिम के साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाई। जेल में ही सावरकर का जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया था, है ना। और उसके बाद जो है यानी हिंदुत्व की जो टर्मिनोलॉजी है ये सावरकर की दी हुई है। एक बात यहाँ एक मैं क्लैरिफिकेशन करूं कि सावरकर का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है ना। सावरकर का ताल्लुक हिंदू महासभा से है। आरएसएस एक बिल्कुल ही अलग तंजीम है, बल्कि जब तक गोलवालकर जिंदा रहा तो सावरकर और आरएसएस के ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा रहे, उनके दरमियान क्लैशेस रहे, है ना। लेकिन हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है तो हेडगेवार ने वो सावरकर से ही डिराइव की थी, यानी सावरकर ने जो अपनी किताब लिखी हिंदुत्व, हिंदू कौन है, तो आरएसएस के फाउंडिंग के वक्त हेडगेवार ने ये किताब पढ़ के सुनाया था। उसने कहा था कि यही हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है। तो हिंदुत्व का जो टर्म है वो पहली मर्तबा सावरकर ने डिफाइन किया, हिंदुत्व क्या है। असल ये है कि सावरकर ये चाहता था कि हिंदुओं को यूनाइट करना, लेकिन अब हिंदुओं को यूनाइट कैसे करे, प्रॉब्लम ये था क्योंकि हिंदुओं में इख्तिलाफ की बुनियाद उनका मजहब थी। थोड़ा सा और यहाँ दूसरे पे इंटरप्ट करता हूँ स्पीकर साहब, क्योंकि आप 1 घंटे जी से कंटिन्यू लेक्चर दे रहे हैं। मुनासिब ये होगा कि अगर आपके पास, हमारे जो ऑडियंस है उनके पास कुछ सवालात है, ताकि डिस्कशन और दिलचस्प होगा। कुछ आपके पास सवालात है प्रेजेंट हालात को लेकर के या हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर के, सो वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुबैर बोल रहा हूँ। अस्सलाम। मेरे को एक चीज़ पर थोड़ा, मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर थोड़ा मिस करा तो शायद ये कवर हुआ होगा, मगर फिर भी एक शॉर्ट अगर कोई आंसर है तो इसका बोलिए आप। अपना डिस्कशन पूरा फिल वक्त तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म के बारे में है, मगर मेरे जितना भी मैं पढ़ा हूँ उसमें ये भी लिखा है कि पार्टीशन और पार्टीशन से रिलेटेड जो इस्लामिक मूवमेंट्स है, इससे भी बहुत लोग जो न्यूट्रल थे कम्युनल हो गए। तो इसमें और अपने टॉपिक में क्या रिलेशन है, कुछ आप वजाहत करें तो अच्छा। नहीं, असल ये था कि जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी जो इवॉल्व हुई तो वो एक रिविजनरी आइडियोलॉजी है ना। यानी अभी इसके बाद का जो चैप्टर है ना जिसमें आरएसएस का फाउंडेशन में बयान करूंगा तो उसमें वो डिटेल में आएगा। जैसा मोपला राइट्स हुए और मैंने बताया कि कांग्रेस जो वो मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही थी, है ना। तो खिलाफत मूवमेंट है, मोपला राइट्स है और सेपरेट इलेक्टोरल है। ये ऐसी चीजें थी कि जिससे हिंदुत्ववादियों को ये लगा कि यहाँ कांग्रेस जो है मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही है। तो उन्होंने हिंदुओं के मफादात के लिए फिर अपने अलग अलग तंजीमें बनाना शुरू की, यानी हिंदू महासभा बनाए, आरएसएस बनाए, है ना। तो उसमें ये एक फैक्टर तो था, यानी मुसलमानों, जाहिर है जहाँ दो कौमें रहेंगी तो वहां तो आपस में टकराव होंगे। तो ये जो टकराव था, यानी कांग्रेस जो है उसको बैलेंस करना चाह रही थी। मुसलमानों को ये लगता था कि कांग्रेस हमारे साथ भी गेम खेल रही, और वैसे हिंदुत्ववादियों को लगता था कि कांग्रेस हमारे साथ भी गेम खेल रही, और कांग्रेस का अपना पॉलिटिकल एजेंडा था। तो वो एक फैक्टर उसमें था, यानी उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आपने कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में जिक्र किया, तो जरा सा उसको अगर हमारे ऑडियंस के लिए इलाबोरेट कर दें, क्योंकि अगर कोई नॉन पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो तो उसके लिए मुश्किल होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनल इलेक्टोरेट एंड कॉमन इलेक्टोरेट। 2 घंटे का लेक्चर है, 3 बजे से 5 बजे तक। मैं समझा नहीं आपका सवाल। आपने कहा कि कम्युनल इलेक्टोरेट एक पूरा टर्न लाया इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और फिर सेपरेट इलेक्ट जी कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 वाला, हाँ। अगर आप क्लैरिटी कर दें कि क्या है वो बेसिक उसका इंस्टीट्यूशन क्या है और क्यों वो हिंदूवादियों को एक खतरनाक चीज दिखी।
हाँ, एक्चुअली इसमें ये जो था ना कम्युनल रिवार्ड या सेपरेट इलेक्टोरल जिसको हम कहते हैं, तो मुसलमानों का यानी अगर देखिए इब्तिदाई जमाने में 19वीं सदी जब शुरू हुई, तो सबसे पहले मुसलमानों ने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरल मांगा। तो इनका ये एहसास था कि हिंदू चूंकि मेजॉरिटी में थे, तो यहाँ पर हमारे तहफुजात नहीं रहेंगे और ये हम पर जुल्म करेंगे, है ना। तो अब कांग्रेस के साथ जाना था, तो कांग्रेस से उन्होंने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरल दो, है ना, यानी हमारे रिजर्व सीट रहेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरल और रिजर्व सीट में डिफरेंस रहता है कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद है ना, तो अगर हैदराबाद से एक सेपरेट इलेक्टोरल हमने डिक्लेयर करे, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े रहेंगे वो भी मुस्लिम ही रहेंगे और यहाँ वोटिंग राइट्स भी मुस्लिम्स को ही रहेगा। दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनको वोटिंग राइट भी नहीं रहेगा, है ना, यानी सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोटिंग राइट रहेगा। तो 1909 में जो है ये मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल मिल गया था। तो इस पर कांग्रेस को और बाकी लोगों को, कांग्रेस को ज्यादा एतराज नहीं था, जो हिंदू राइट विंग्स थे उनको एतराज था। और उसमें यह था कि मुसलमानों ने, चूंकि उस जमाने मुसलमानों के पास काफी अच्छे लीडर्स थे, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जो पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज में हमको नहीं मिलना। जाहिर उस वक्त इनके प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत ज्यादा जीडीपी में भी मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन था। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, यानी हमारी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का और हम इकोनॉमी में जितना कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से हमको मिलना। तो जितना मुसलमानों की पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा सीट्स जो है उनको मिले थे। मैं थोड़ा तो ऐड कर देता हूँ कि मुसलमान 18% थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मगर उनके सीट्स 25% उनके लिए रिजर्व थे कम्युनल इलेक्टोरेट के तहत। तो ये समझिए कि 1857 अगर मुसलमानों के लिए घातक रहा, 1909 वाला जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वो एक मुसलमानों को सियासी क़ुव्वत की तरह उभारता हुआ, मतलब उभारा या उभरता, वहां से मुसलमान एक सियासी क़ुव्वत की तरह उभरते हुए नजर आए। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमको समझने के लिए, अगर आप हिंदुत्व को समझ रहे हैं कि क्यों वो मुस्लिम मोबिलाइजेशन या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए डरते हैं। क्योंकि 1909 का मोबिलाइजेशन जो था वो अल्टीमेटली 1947 में आकर के ख़त्म होता है। अगर मैं सही हूं तो फिर अगर करेक्शन कर सकते हैं तो स्पीकर बेहतर होगा कि ये आइडिया जो है कि कम्युनल इलेक्टोरेट को लेकर के बड़ी बड़ी डिस्टर्बेंस पाई जाती है हिंदू राइट के अंदर। एक्चुअली इसमें दो है, एक तो जो मुसलमानों को मिला था और दूसरा बाद में जो 1919 में 32 में दलितों को मिला। हाँ हाँ, 32 में जो है यानी दलितों ने जो उसकी डिमांड की पूना पैक्ट में, और उसके बाद फिर गांधी जी का पूरा मूवमेंट चला। तो जब दलितों को दिया गया तो मुसलमानों को तो ठीक है, एक लेवल पे एक्सेप्टेंस भी था कि एक अलग कौम है और उनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो रहना चाहिए। लेकिन अगर दलितों को दे दिया जाता तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते, यानी कांग्रेस उनको रिजर्व सीट्स तो देने के लिए तैयार थी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल अगर देती तो उस सूरत में यानी 3 प्रॉब्लम जो है बड़े पैदा हो गए थे। अव्वल ये कि गांधी जी का जो ख्वाब था कि हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने एक अल्टरनेट रिलीजन के तौर पे पेश करना, यानी वर्ल्ड वार चल रहे थे, पूरी दुनिया में नफरत और जंग जदल का माहौल था। तो गांधी जी का अपना ये ख्याल था कि हिंदुइज्म जो है पूरी दुनिया के लिए एक पीसफुल, एक अहिंसा, वेजिटेरियनिज्म, एक ऐसा रिलीजन जो है हो सकता है ना, और पूरी दुनिया के सामने हमने इसको एक अल्टरनेट वे के तौर पे रखना। अब अगर कास्ट सिस्टम के नाम पर, लेकिन कास्ट सिस्टम उसमें एक ड्रॉबैक था, अगर कास्ट सिस्टम के नाम पर हिंदुओं की बड़ी आबादी अलग हो जाती तो फिर वो गांधी जी का जो पूरा थॉट प्रोसेस था उसको एक झटका लगता था, है ना, उनकी बड़ी बदनामी। दूसरा ये था कि अगर दलित एक अलग कम्युनिटी मान लिए जाते, एक अलग कौम, यानी एक अलग नेशन ही मान लिए जाते वो, तो उस सूरत में जो है हिंदुओं की मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में आ जाती थी, है ना। तो जो अपर कास्ट हिंदू है वो माइनॉरिटी में आ जाते थे। और तीसरा जो एक गांधी जी का एहसास था, जो इंडियन आइडियोलॉजी के अंदर पेरी एंडरसन ने लिखा है कि जब सरदार पटेल गांधी जी से मिलने गए और वहां पर जब बात हुई तो गांधी जी का ये था कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल दे देंगे तो ये मुसलमान गुंडों के साथ मिलकर जो अपर कास्ट हिंदू है उनका जेनोसाइड करेंगे, उनका कत्लेआम करेंगे। तो ये 3 जो है गांधी जी के खदशात थे। उसके लिए फिर वो पूरा यानी तफसीला है कि उन्होंने मरण व्रत किया और बाद में मजबूर होके अम्बेडकर को जो है पूना पैक्ट साइन करना पड़ा।
भाई मेरा और एक सवाल ये है जी। कि डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यूज थे ये इन लोग के खिलाफ, आरएसएस वालों के खिलाफ, इसकी व्यूज की ये बाहर नहीं आती ये बात। एंड अदर थिंग इज लाइक जो मुस्लिम रेवोल्यूशनरीज थे इन द कांग्रेस, ये लोग जो कांग्रेस को फेवरेटिस्ट थे, मतलब जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, वो लोग वही मुस्लिम लोग की आइडियोलॉजीज बाहर आए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मेनी। तो वो लोग के बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाले तो बेहतर रहता। नहीं, मैं थोड़ा समझा नहीं, यानी नहीं, अभी हम जो मुस्लिम इंडिपेंडेंट फाइटर्स की जब बात होती तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात होती और हाँ। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात होती। दे वर कांग्रेस रेवोल्यूशनरीज, राइट? ये कांग्रेस में थे ये लोग। मतलब ऐसा नहीं हो अभी जैसा हर पार्टी में मुस्लिम लीडर्स रहते आपके पास, बट स्पॉटलाइट जो मिली सिर्फ ये लोग को ही मिली। तो दूसरे जो मुस्लिम फाइटर्स थे अपने, वो लोग का नजरिया क्या था? असल में देखो, इसमें थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे ना, तो 1857 के बाद जो है, चूंकि मुसलमानों को बहुत लॉस हुआ था, है ना, और उसके बाद सर सैयद अहमद खान जो है मुसलमानों के मसीहा बनकर आए और पूरी कौम को फिर से खड़ा करना जो है उनका इंटेंशन था, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान का ये था कि अब हमने पॉलिटिकल यानी ब्रिटिश के साथ जो क्लैशेस है वो बंद कर देना चाहिए, है ना, बल्कि कोलैबोरेशन में काम करना है। और अब जो है नेशन बिल्डिंग उनका फोकस था, यानी मुसलमानों की माशियात पर, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना, उनको एजुकेशनली आगे बढ़ाना, है ना। और चूंकि उस जमाने में इंग्लिश जो है, और आज के जमाने में भी इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्किल थी कि उसकी बेस पर हम आगे बढ़ सकते थे। तो ये सारी चीजें सर सैयद अहमद खान की लीडरशिप का फोकस थी। सबसे बड़े लीडर उस जमाने के हमारे वो थे। बल्कि उनकी किताबें हम पढ़ते हैं तो बाज़ जगह बहुत ही कमजोर दलाइल वो दे देते, है ना, ब्रिटिश के प्रो ब्रिटिश में। यानी अगर देखें कि वो एक जगह लिखते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई हबशी भी तुम्हारा अमीर है तो हम उसकी इताअत करनी चाहिए, ब्रिटिश तो फिर भी गोरे है ना। तो ऐसे कमजोर यानी आर्गुमेंट्स भी उन्होंने उसके लिए दे दिए। फिर जो मुस्लिम उलमा थे वो ज्यादातर लोग ब्रिटिश के, यानी मौलाना अशरफ अली थानवी को भी ब्रिटिश से वजीफा मिलता था, मौलाना अहमद रजा खान साहब को भी वजीफा मिलता था। तो काफी लोग ब्रिटिश के वजीफा खारी थे। तो ये लोग बहुत ज्यादा ब्रिटिश के अगेंस्ट में, यानी 1857 के बाद मुसलमानों की पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई, है ना। और वो जो आजादी की लड़ाई थी उसमें भी यानी 1900 में फिर कुछ वो रेशमी रुमाल और वो तरह की तहरीकें चली, लेकिन बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं थे मुसलमान उसके बाद अंग्रेजों के अगेंस्ट में, है ना। फिर बाद में जो नई लीडरशिप क्या हुई, जो खिलाफत मूवमेंट की वजह से जो उभरी, मौलाना जफर अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आजाद, है ना, अली बरादरान। ये सारे लोग, हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके भाई मौलाना शौकत अली, मतलब 3 लोग वो बहुत यानी उस पूरे पीरियड में सबसे टॉप के जो 3 लोग मुसलमानों के रहे, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, यानी मेरे ख्याल से पिछले 200 साल में सबसे बड़े लीडर जिनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग रही वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही गुजरे हमारे यहाँ। उसके बाद मौलाना जफर अली खान, बहुत ही बारूदी तबीयत के आदमी, फायर ब्रांड स्पीकर और कई जबानों पे अबूर। और तीसरे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के आदमी थे। तो ये 3 लोग रहे, जिसमें मौलाना आजाद कांग्रेस में आ गए, बाकी 2 लीग के सपोर्ट में चले गए। एंड और एक चीज, अभी जो हाथरस का केस हुआ और बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जब मुसलमानों की वोट की बारी आती तो मुसलमान को जो है सो हर पार्टी सपोर्ट करती एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। हम ये लोग जो है सो हम सेक्युलर है बोल के बात करते, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, चाहे वो मंदिर बनाने का हो या क्रिमिनल सूट का फैसला हो, तो इस पे कोई पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस भी जो है इस जजमेंट का ना तो कंडेम करी, ना तो बोले कि हुई अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं थी। मतलब आपको मारा गया, आपकी मस्जिद तोड़ी गई, फिर आपके जजमेंट भी आपके खिलाफ दिया गया, फिर उसके बावजूद भी अभी ऐसे टाइम के ऊपर मुसलमानों को ये पार्टीज को सपोर्ट करना वर्दी है क्या? अभी आप वोट देके भी पछता रहे, वोट नहीं देके भी पछता रहे, वैसा हो जा रहा है। इदरीस जी, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टॉपिक से हटा हुआ या इरेलेवेंट सवाल है। बेशक पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन द करंट सिनेरियो बहुत बड़ा सवाल है ये, और हमें जी, जवाब देना चाहिए, बट वी विल रेस्ट्रिक्ट टू अवर टॉपिक। इंशाल्लाह हम लास्ट सेशन में, इफ द स्पीकर इज अवेलेबल, हम ही विल बी आंसरिंग दिस। ओके भाई, ओके।
Yeah, any other question? ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। शबीर जमान साहब, प्लीज प्रोसीड। सवाल अच्छा था लेकिन इधर इसका हम इसको लेते हैं जवाब, क्योंकि फिर एक बहस चली जाएगी और मैं समझता हूँ कमोपेश 15 मिनट हमारे चले जाएंगे इस पर। हाँ थैंक यू सर। मैं इसीलिए पूछा आपसे कि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा आप समझा रहे, तो आप क्या है जरा इसको एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए पूछा था मैं। लेकिन गयास भाई जो रूल्स बोले, रूल्स आर रूल्स। We will conclude the session first, then we will move on to those issues. हाँ ओके ओके गयास भाई, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो टॉपिक पर हम लोग थे, यानी अगर इसको थोड़ा मैं समराइज करूं तो फर्स्ट जो फेज था वो हिंदू रिलीजन का ग्लोरिफिकेशन है ना, यानी जिसमें हम लोग स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष और ये लोग हमको नजर आते। फिर सेकंड में दयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद, जिन्होंने आर्य समाज बनाया और इस्लाम पर जो है अटैक शुरू की। ठीक है, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा कल्चरल कम होके पॉलिटिकल ज्यादा शुरू होता है ना, यानी तिलक की जहाँ से एंट्री होती, मालवीय और तिलक की, तो यहाँ से हिंदुत्व जो है पॉलिटिकल वो हो जाता। ठीक है, तो मालवीय, तिलक और मुंजे, ये तीनों लोगों का जो भी अफिलिएशन, पॉलिटिकल अफिलिएशन था, है ना। अब हुआ कि कांग्रेस सेकुलर बनना शुरू हो गई और हिंदुत्ववादी अलग हो गए। ठीक है, अब ये जो पूरा हिंदुत्व का पहला फेज है ना, और उसके बाद आरएसएस जो बनी, वहां से हिंदुत्व बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में गया, है ना। तो उस पे इंशाल्लाह हम अगले सेशन में बात करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे इस पूरे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था वो था सावरकर, है ना। और इसने क्या किया कि ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था ये बन नहीं पा रहा था, यानी कोशिशें तो स्वामी विवेकानंद भी कर रहे थे, तो कोई अद्वैत वेदांता लेकर आ जा रहा था, कोई स्पिरिचुअल मूवमेंट ला रहा, कोई भक्ति मूवमेंट ला रहा, कोई यानी अलग अलग कोशिशें कर रहे थे, लेकिन एक आइडियोलॉजी बन नहीं रही थी। उसकी वजह ये थी कि जो भी कोशिशें हो रही थी वो रिलीजन के बेस पर हो रही थी। सावरकर जो था एक थोड़ा सा एथिस्ट आदमी था, है ना, वो प्रैक्टिसिंग रिलीजन नहीं था। अब हिंदुओं को उसको यूनाइट करना था, और हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए ये बात सावरकर के समझ में आ गई थी कि मजहब के नाम पे अभी हिंदू यूनाइट नहीं हो सकते, है ना। तो उसने ये किया कि हिंदुत्व एज ए पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट दिया उसने नेशनलिज्म के नाम पर। यानी आप देखेंगे कि 3 टर्म जो है उसने डिफाइन किए, एक है हिंदू, हिंदुत्व और तीसरा हिंदू राष्ट्र। ये तीनों जो टर्म है उसमें हिंदुत्व बिल्कुल एक नया टर्म था। हिंदू जो टर्मिनोलॉजी है उसकी उसने एक नई डेफिनेशन बयान कर दी। यानी हिंदू जो लफ्ज, उसकी हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हिंदू किसको कहते, अगर आप पीछे जाएंगे 18वीं सदी के पीछे, तो वहां आपको हिंदू लफ्ज का कोई ओरिजिन नहीं मिलेगा, है ना। यानी केविन फ्लड ने लिखा कि जो सिंध नदी के जो लोग इधर रहते थे, तो वो यहाँ के लोगों को सिंधु, सप्त सिंधु, यानी उससे बन गया था वो हिंदू, है ना। तो एक जनरल नाम उनको दे दिया गया था। उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ पर आए और उन्होंने जब पहला सेंसस हुआ तो उसमें ये कहा कि हिंदू डिफाइन करो कैसा है, तो उन्होंने डिफाइन किया कि जो मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई नहीं है वो हिंदू है। उसके बाद 18वीं सदी के इब्तिदा में ये हुआ कि जो अपर कास्ट थे उन्होंने अपने लिए हिंदू इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, है ना। यानी लोअर कास्ट फिर भी जो है अपनी कास्ट से जाने जाते थे, ठीक है। अपर कास्ट ने अपने लिए हिंदू लफ्ज जो है जब ब्रिटिश यहाँ पर आए उसके बाद से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को डिफाइन किया कि हिंदू कौन है, जो अपने आप को हिंदू महसूस करे वो हिंदू है। मतलब उन्होंने कहा कि जिस तरह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में मजहब की डेफिनेशन है कि कुछ अकायद है ना, कुछ इबादत है, जो इनको ये अकायद को माने वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, जो आदमी ये महसूस करता है कि मैं हिंदू हूं तो वो हिंदू है ना। स्वामी राम तीरथ ने कहा कि जो गाय को मानेगा वो हिंदू है, जो गाय को मुकद्दस मानेगा, ठीक है। तो ये था कि हिंदू की अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी, कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं थी। यानी बाद लोग उसको ऐसा बयान करते थे कि जैसे अभी हम किराना दुकान पर जाते हैं तो किराना दुकान पे हमको क्या मिलता है, चावल, शक्कर, गेहूं सब मिलता है,
और किराना नहीं मिलता। तो वैसे हिंदुइज्म में जो है तो हर कास्ट मिल सकती थी वहां, है ना, 3000 कास्ट उनको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू नहीं मिलता था। तो सावरकर ने क्या किया कि हिंदू जो लफ्ज है उसकी पॉलिटिकल डेफिनेशन बयान की। उसने कहा कि हिंदू कौन है। तो अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा समझने की है, यानी बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही मक्कारी के साथ जो है उसने डेफिनेशन बनाया। उसने कहा कि हिंदू वो है जो इस भारतवर्ष, उस सिंध से लेके समंदर तक, यानी दरियाई सिंध से लेके समंदर तक, इसको अपना फादरलैंड यानी आबाई वतन माने। अब ये जो डेफिनेशन है कि इसको अपना फादरलैंड माने, है ना, जो इसका फादरलैंड रहे, आबाई वतन रहे, तो इसके हिसाब से तो मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू है, और हम सबको यहाँ रहने का हक हासिल हो जाता। फिर सावरकर ने उसके अंदर एक दूसरी कंडीशन ऐड किया कि ये जो जमीन है, ये भारतवर्ष, ये उसका होली लैंड भी होना। अभी ये होली लैंड की कंडीशन आने के बाद जो ब्राह्मणिक जो रिलीजन्स है, यानी मुसलमान, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदियत, ये इससे खारिज हो गए। यानी पहले ये कि आपके बाप दादा यहाँ पैदा हुए, दूसरे ये कि आपका मजहब भी यहाँ पैदा हुआ। तो जाहिर है अभी हमारा मजहब तो जो है, हमारा होली लैंड तो मक्का में है, ईसाइयों का जो है वो यरूशलेम में है। तो ये डेफिनेशन से उसने क्या किया कि जो बौद्ध है, जैन है, सिख है, इनको बहुत चालाकी से जो है सावरकर ने अंदर ले लिया, और जिन लोगों को बाहर निकालना था उनको बाहर निकाल दिया। यानी ये डेफिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और बहुत चालाकी से जो है उसने तैयार की। ये हिंदू लफ्ज की डेफिनेशन ये की उसने, है ना। यानी सावरकर की जो 3 टर्म है, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, तो राष्ट्र को भी उसने आगे एक्सप्लेन किया, है ना। यानी हिंदुत्व को कैसे डिफाइन कर दिया, यानी हिंदुत्व के बारे में वो कहता है कि ये सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि इसमें कल्चर, लैंग्वेज, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये सारे पहलू रहेंगे, है ना। उसका तर्जुमा जो वो करता है हिंदुयाना, यानी ये वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र क्या है। जिस तरह हिंदू दुनिया का ये अजमाली नाम है ना, जिस तरह इस्लाम से मुस्लिम दुनिया मुराद होती है, उसी तरह हिंदू राष्ट्र से हिंदू दुनिया मुराद रहेंगी, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि बाकी जितनी चीजें उस जमाने में चल रही थी सबको ये 3 टर्मिनोलॉजीज में उसने फिट किया। यानी फ्रीडम के बारे में लिखता हो कि हिंदुओं के लिए स्वराज से मुराद सिर्फ अपना स्वराज और अपना हिंदुत्व है, इसमें कोई भी गैर हिंदू किसी भी दर्जे में शामिल नहीं होगा। अंग्रेज हिंदुस्तान में पैदा हुए और मुस्तकबिल भी पैदा होते रहेंगे, तो क्या उनकी हुकूमत स्वराज होंगी। शिवाजी जुग्राफिया तो औरंगजेब जुग्राफिया तौर पर हिंदुस्तानी थे, बल्कि उनकी तो माएँ भी पहले हिंदू थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनकी हुकूमतें स्वराज कहलाएंगी। मुसलमान और ईसाई जुग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान होने के बावजूद हिंदू कौम के बदतरीन दुश्मन साबित हुए, इसलिए शिवाजी, राणा प्रताप और पेशवा को उनके खिलाफ जंग करनी पड़ी ताकि हिंदू स्वराज कायम कर सके। तो हिंदू सिर्फ आकाओं की तब्दीली नहीं चाहता, वो जद्दोजहद कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है और मर रहा है, इसलिए नहीं कि एडवर्ड को हटा के औरंगजेब को लिया है क्योंकि पहले की निस्बत दूसरा हिंदुस्तान में पैदा हुए, बल्कि हिंदू खुद अपने मुल्क और अपने घर में अपनी हुकूमत चाहता है। यानी इस तरह उसने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसके फ्लैग के बारे में लिखता है, यानी हिंदुस्तान का जो झंडा है उसके बारे में और कर लिखता है कि ये हिंदुस्तान का नेशनल कौमी फ्लैग कभी नहीं हो सकता है, नेशनल फ्लैग कभी नहीं हो सकता, कौमी परचम कभी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान जो हमारा आबाई और मजहबी वतन है उसका परचम भगवा रंग के अलावा किसी और रंग का नहीं हो सकता। ये भगवा परचम हिंदुस्तान की अजमत, हिंदू तारीख की अजमत का इजहार है। हिंदुओं की वफादारी सिर्फ भगवा रंग के लिए है ना। तो इस तरह उसने क्या किया कि हर एक चीज को वैसे डिफाइन करना उसने शुरू कर दिया। यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कम्युनलिज्म, कोई भी कम्युनलिज्म हो खतरनाक होता है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म जो रहता है वो ज्यादा खतरनाक होता है ना, क्योंकि वो नेशनलिज्म बन जाता। तो सावरकर ने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कहा कि नहीं, अक्सरियती जो मेजॉरिटोरियनिज्म ही नेशनलिज्म है, यानी उसका मानना ये था। तो सावरकर ने जो है हिंदुओं के जहन में बहुत ज्यादा कम्युनल हेट्रेड जो है वो पहला पैदा किया। यानी पीके दास जो है एक स्कॉलर थे और डायरेक्टर रहे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, वो लिखते कि सावरकर हिंदू कम्युनिज्म को पैदा करने वाला है और उसी ने जिन्ना से कशमकश की और 2 कौमी नजरिया पेश किया। हम सावरकर पर ये इल्जाम लगा सकते हैं
कि उसने अपने हिंदुत्व के तस्वुर के जरिए 3000 साल हिंदुओं की रिवायत की उस ताबीर को जो श्री रवि कृष्णा, बंकम, विवेकानंद, टैगोर और दूसरों ने की थी उसको बदल दिया। आरसी मजूमदार लिखते हैं कि एक अहम वजह कौमी बुनियाद पर मुल्क की तकसीम की बनी हिंदू महासभा, जिसकी क़यादत रिवोल्यूशनरी लीडर सावरकर कर रहा था। यानी एक्चुअली सावरकर जिस जमाने में ये सारे आइडियाज रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो वो बहुत ही कंफ्लिक्ट उस जमाने में हिंदू मुस्लिम में चल रहा था, इसलिए ये आइडियाज बहुत तेजी के साथ फैलने रहे। अम्बेडकर की एक किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन, शायद आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अभी वो स्टडी किया तो उसमें काफी 3 चैप्टर जो है सावरकर की आइडियोलॉजी पर अम्बेडकर ने उसमें डिस्कस किए हैं। तो अम्बेडकर लिखते हैं कांग्रेस हिंदुओं की तंजीम है, ये एक्चुअली उस जमाने की कांग्रेस की बात है। कांग्रेस हिंदुओं की तंजीम है, एक तंजीम जिसकी मिजाज और जिसकी साख्त हिंदुओं की है, वो हिंदू ही का ताउन करेंगी और उन्हीं के जज्बात की तर्जुमानी करेंगी। कांग्रेस और हिंदू महासभा में सिर्फ इतना फर्क है कि हिंदू महासभा अपने तरीकेकार में सख्त और मुतशद्दिद यानी एक्सट्रीमिस्ट है, जबकि कांग्रेस नर्म और सियासी मिजाज के हामिल है। उसके अलावा कांग्रेस और महासभा में कोई फर्क नहीं है ना। यानी ये उस जमाने की सिचुएशन थी कि ओवरऑल कांग्रेसी भी जो थे वो थोड़े कम्युनल ही थी। यानी खुद पंडित नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है, तो उन्होंने उसमें लिखा कि कई कांग्रेसी लीडर नेशनलिज्म की चोगे में कम्युनल है। गांधी, नेहरू वगैरह ये लोग जो है कंटिन्यूअस क्रिटिसाइज कर रहे थे। यानी गांधी जी ने कहा कि वो हिंदू जो मुझे और सावरकर को पसंद करते हैं और जो चाहते हैं कि तलवार के जोर पर मुसलमानों को हिंदुओं के मातहत रखा जाए, मैं ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। अम्बेडकर ने और उसको क्रिटिसाइज किया आगे और लिखा कि अजीब बात है कि मिस्टर जिन्ना और मिस्टर सावरकर एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद दो कौमी नजरिए पर यानी टू नेशन थ्योरी पर मुत्तफिक है ना। ये अम्बेडकर की बुक है पाकिस्तान और पार्टीशन, उसमें अम्बेडकर ने लिखा है कि अजीब बात है कि मिस्टर जिन्ना और सावरकर एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद दो कौमी नजरिए पर मुत्तफिक है, बल्कि दोनों का इसरार है कि यहाँ दो कौमें बसती है, एक मुस्लिम और दूसरी हिंदू। दोनों के ख्यालात में सिर्फ एक फर्क है कि दोनों कौमें किस तरह रहे। मिस्टर जिन्ना कहते हैं कि इस मुल्क के दो टुकड़े कर देने चाहिए कि एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क होगा और पाकिस्तान मुसलमानों का। उसके खिलाफ सावरकर कहते हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए, बल्कि दोनों कौमों को एक ही मुल्क में रहना, एक ही दस्तूर के अंडर दोनों रहे और दस्तूर इस तरह हो कि हिंदुओं की मेजॉरिटी बुनियाद पर मुल्क में उनका गलबा होगा और मुसलमान उनके मातहत होंगे। सियासी कुव्वत कैसे हासिल हो, उसके लिए सावरकर एक आदमी एक वोट का फार्मूला देते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इस स्कीम में मुसलमानों को वो फायदे हासिल नहीं होंगे जो हिंदुओं को होंगे। अकलियत किसी हक की दावेदार नहीं रहेगी और अक्सरियत को कोई पनिशमेंट नहीं होंगी। यानी अम्बेडकर ने जो है तो यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि सावरकर क्या चाहते हैं। यानी जिन्ना तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान दो मुल्कों में बढ़ जाए, यानी मुसलमान चले जाए, हिंदू यहाँ, लेकिन सावरकर ये चाहते कि ये मुल्क एक ही रहे और मुसलमानों को इक्वल राइट्स भी ना मिले, बल्कि हिंदू डोमिनेंस रहे और मुसलमान जो है उनके अंडर में काम करे। यानी उसके आगे अम्बेडकर उसको एक्सप्लेन करते सावरकर की स्कीम हिंदुस्तान में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर तारीख में अक्सरियती कौम के अकलियत के साथ मामले में दो तरीके सामने आए। यानी देखिए यहाँ बहुत यानी ब्यूटीफुली अम्बेडकर ने उसको डिस्क्राइब किया है कि जब दो कौमें, एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी रहती, तो उसमें दो चीजें होती। अव्वल ये कि मेजॉरिटी कौम अकलियती शनाख्त को खत्म करके उसको अपने अंदर हजम कर लेती है ना। यानी मेजॉरिटी क्या करेंगी कि माइनॉरिटी को जो है वो अपने अंदर जज्ब कर लेगी, उसको हजम कर लेगी और इस तरह कौमें एक कौम बन जाती। इस तरीके में अकलियती कौम को मजहब, समाज, लैंग्वेज और कल्चर और किसी तरह के कोई हक नहीं दिए जाते और उस पर मेजॉरिटी की जबान, उसका मजहब, उसका कल्चर जबरदस्ती थोप दिया जाता है ना। ये एक अप्रोच रहता। दूसरा अप्रोच ये होता है कि माइनॉरिटी को एक आजाद खुद मुख्तार हुकूमत दे दी जाए। दूसरा ये रहता है कि माइनॉरिटी को एक सेपरेट गवर्नमेंट, एक सेपरेट इलाका दे दो। मिस्टर सावरकर दोनों में से कोई भी तरीका नहीं चाहते। वो मुसलमानों को खत्म भी नहीं करना चाहते, वो अकलियतों को मजहब, कल्चर और जबान की आजादी देने की बात करते हैं। इस तरह वो मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने के भी खिलाफ है और चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमें एक ही मुल्क में एक साथ रहे, अपने जबान, मजहब और कल्चर के साथ। एक अकलियती कौम को खत्म करके अक्सरियती कौम में जम करने की हिकमत तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि दो कौमें एक साथ रहे और अलग अलग भी। ये बात उस वक्त समझ में आ सकती है जब दोनों दोस्ताना माहौल में रहे, एक दूसरे का एहतराम करें,
लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मिस्टर सावरकर मुसलमानों को हुकूमत में हिंदुओं के साथ इक्वल राइट्स देने पर कभी राजी नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि हिंदू कौम गालिब रहे और मुसलमान उसके अंडर। मिस्टर सावरकर हिंदू और मुसलमान के बीच, नफरत के बीच होकर क्यों चाहते हैं कि दोनों एक साथ रहे, एक ही दस्तूर को माने और एक ही मुल्क में रहे, ये वाजे करना बहुत मुश्किल है। जी। उसके बाद उसका रीजन जो है, अगर ये लाइन हम समझे तो उसमें अम्बेडकर ने अच्छे से डिफाइन किया है। सावरकर की स्कीम से हिंदुओं की हुकूमत मुसलमानों पर कायम होगी। इस तरह ये हुकूमत उनके गुरूर का, उनके प्राइड का सामान होगी, लेकिन इससे कभी भी हिंदुओं को अमन और इस्तेकाम हासिल नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान ऐसी जिल्लत के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। यानी ये जो पूरे लेंदी पैराग्राफ मैंने पढ़ा, तो इसमें अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि सावरकर ये चाहते हैं ये यानी वो एक तरफ तो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, उनको दबाएंगे, उनको अंदर ले लेंगे, है ना, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे कि हिंदुओं की हुकूमत नहीं है, मुसलमान उनके अंडर रहेंगे। तो सावरकर का जो हिस्ट्री का फहम था वो ये था कि पास्ट में, यानी उनके 6 ग्लोरियस इपोक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखते कि पास्ट में मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत ज्यादा जुल्म किए। मतलब जो हिंदू थे उनको जबरन मुसलमान बनाए, जो यानी ये सारी चीजें उन्होंने बहुत तफसील से लिखी है अपनी किताब में, यहाँ कोट करने के लिए उतना वक्त नहीं है। जो हिंदू थे उन जबरन मुसलमान बनाए, जो गरीब हिंदू थे उनको पैसे के जरिए खरीद लिए, और जो हिंदुओं ने इस्लाम कबूल नहीं करे उनको कत्ल कर दिए। फिर हिंदुओं की औरतों को उठा लिए, उनके साथ रेप करे, फिर उनसे ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा किए ताकि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़े, है ना। ये सारी चीजें सावरकर ने तफसील से लिखी है। तो सावरकर का ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पास्ट में इन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया, तो अब हम हिंदुओं को मौका आया है कि वो इनको अपने अंडर रखकर जो है वो सारे जो जुल्म इन्होंने ढाए हम उसका बदला ले सकते। तो इससे जो उसका साइकोलॉजिकल वो था, यानी उसको एक प्राइड फील होगा, यानी हिंदू जो है अपर हैंड हो गए और मुसलमान जो है उनके अंदर एक गुलामों की जिंदगी गुजार रहे, है ना। तो ये उसके लिए एक सेटिस्फेक्शन का सामान हो। लेकिन अम्बेडकर लिखते हैं कि इससे जो है कभी भी पीस कायम नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान जो है वो ऐसी जो जिल्लत भरी जिंदगी है जो सावरकर उनको देना चाहता था, वो उसके लिए रेडी नहीं होगा। तो अम्बेडकर लिखते हैं कि सावरकर ने एक स्कीम बनाई और उनको मुसलमानों के रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्कीम बनाई और उसको मुसलमानों के मुंह पे फेंक मारा कि चाहो तो इसको कबूल करो, चाहो तो ना करो। वो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की शमूलियत, यानी गांधी जी का कंसर्न ये था कि मुसलमान आजादी की लड़ाई में हमारा साथ नहीं देंगे। तो सावरकर ने कहा कि उनकी साथ की हमको जरूरत ही नहीं है, हिंदू इतने पावरफुल है कि सिर्फ हम इनकी बेस पर जो है तो लड़कर आजादी हासिल कर सकते। तो ये पूरा जो थॉट प्रोसेस था, ये सावरकर का थॉट प्रोसेस था, यानी जहां से हिंदुत्व एक ऑफिशियल आइडियोलॉजी बन गई, है ना, और उसमें हिंदू उसकी एक नई डेफिनेशन हुई, हिंदुत्व उसकी नई डेफिनेशन हुई। ये सारी डेवलप नेहरू के जमाने में डिस्टेंस हमेशा जब उसका इनॉग्रेशन, यानी उसका जाने से साफ मना कर दिया। नेहरू वहां विजिट करने के लिए गए तो वो बैरक जहाँ पे सावरकर था, तो नेहरू ने वो भी विजिट नहीं किया। लेकिन उनके मरने के बाद कांग्रेस में जब लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम हुए तो उन्होंने, कांग्रेस ने सावरकर को जो है अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें सावरकर को मंथली पेंशन दी। और अभी मोदी के बाद आदमी ने समाज के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, एक लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए, है ना। यानी आदमी समाज में उस वक्त तक रहे जब तक वो असेट, ये एक्चुअली बहुत ही रिवॉल्यूशनरी फिलोसफी है सावरकर की, है ना, उससे हम डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन उसका मानना था कि आदमी जो है वो समाज के लिए जो है असेट रहना चाहिए, और जब आदमी को लगे कि वो समाज के लिए बोझ बन गया तो उसने अपने आप को जो है खत्म कर लेना। तो जब सावरकर का आखिरी दौर आया और उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं अब जो है समाज के लिए बोझ बन गया, तो ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग उससे डिसएग्री भी करते हैं कि आखिरी जमाने में जो है फिर उसने 1 हफ्ते तक खाना खाना बंद कर दिया और दवा लेना भी बंद कर दिया, है ना, और उसकी वजह से 1 आध हफ्ते में उसकी डेथ हो गई। तो ये मतलब
फर्स्ट पार्ट था कि यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कंक्लूड किया है। सावरकर की आइडियोलॉजी जो है मतलब वो हिंदुओं में एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। यानी अगर आप पूछेंगे कि हिंदू में जायजा लेंगे कि वो हेडगेवार या गोलवालकर को ज्यादा पहचानते क्या, तो वो नहीं पहचानेंगे। लेकिन हिंदू समाज जो है वो सावरकर को पहचानता है ना। सावरकर के बहुत ज्यादा असरात जो है हिंदू समाज के ऊपर है। हालांकि उसकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदू महासभा, वो नहीं चली है ना। उसके रीजन ये थी कि वो तो एक तो उसमें ज्यादा महाराष्ट्र के ब्राह्मण्स थे, दूसरा वो मिलिटेंसी थी है ना। और मिलिटेंसी हिंदुस्तान कम से कम एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं चल सकते है ना। एक लेवल तक तो वो चल जाते, लेकिन उससे ज्यादा उनको पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं रहता। तो सावरकर की अपनी तंजीम जो है वो कभी भी हिंदुओं की गालिब तंजीम नहीं बनी है ना। यानी हिंदू महासभा जो है कभी भी हिंदुओं की मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। आज भी हिंदू महासभा है, लेकिन उसमें बहुत कम लोग जुड़े हुए, जो बहुत ही एक्सट्रीम है ना। यानी गोडसे जो था वो हिंदू महासभा से उसका ताल्लुक था। तो ये जो फर्स्ट फेज था हिंदुत्व का, जो सावरकर का खत्म होता, तो यहाँ तक जो भी हिंदुत्व की कोशिशें थी वो मिलिटेंसी की कोशिश थी, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुंजे का जो सेकंड स्टूडेंट था हेडगेवार, तो वो हेडगेवार का थॉट प्रोसेस पूरा अलग था सावरकर के थॉट प्रोसेस से है ना। और उसने जो है तो फिर हिंदू यानी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उससे मिलिटेंसी को खत्म करा है ना, और उसको कल्चरल और सोशल पॉलिटिकल बेस पे जो है तो बनाना शुरू किया। और फिर वहां से यानी 1925 में आरएसएस बनी और 2020 तक। तो इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा तो उसमें मैं वो पूरा कवर करूंगा, तो प्योरली आरएसएस पे रहेगा। जज़ाकल्लाह। Jazakallah khair. So now we are open for our question answers. हेलो जी जी, सलाम अलैकुम। हौसला। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि पार्टीशन को हम आज की कॉन्टेक्स्ट में कैसा देखें? डू यू थिंक पार्टीशन वाज गुड और डू यू थिंक पार्टीशन वाज अ बैड एपिसोड कंसीडरिंग व्हाट वी आर गोइंग थ्रू नाउ? क्या लगता है आपको कि अगर हम पार्टीशन नहीं होता और अगर हमारी जो बिकॉज डेमोक्रेसी वर्क्स on the basis of numbers, so we would have been in sufficient numbers to counter Hindutvawadis. So do you think we have lost the plot by forming Pakistan and Bangladesh? ये जो सवाल है इसका लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब दिए हैं। उस जमाने में जो आते इसलिए रहता है कि जो हालात रहते ना उस जमाने में जो लीडरशिप डिसीजन लेती, तो 7 साल बाद करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाता है ना। वो टाइम पीरियड में डेवलप, जैसा बाज़ औक़ात जब मॉब लिंचिंग के वाक़यात और फसाद थे वो नुकसान हो गया है ना, बाज़ लोग ऐसा सोचते। लेकिन जो तो भाई उस का ज़माने सवाल में था, जी 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 एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो उस जमाने में तो अब की अगर आप इंडिया मीन्स फ्रीडम पढ़ेंगे तो मौलाना आजाद का एहसास वही था कि अगर हम लोग पार्टीशन को एक्सेप्ट करें तो हमारी जो पॉलिटिकल कुव्वत है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी है ना। यानी अगर आप उसको पढ़ेंगे वो पूरी किताब में यही है उनका तासा, उनकी तकरीरें अगर आप पढ़ेंगे उस जमाने के उनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनका यही था। और उन्होंने मतलब ये बात तो हतमी तौर पर लिख दी है कि इस पार्टीशन ने बर्रे सगीर में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की सियासी कुव्वत हमेशा के लिए खत्म कर दी है ना। ये उनका बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन था, उस जमाने में भी था। लेकिन आप देखो बंच ऑफ थॉट अगर पढ़ेंगे तो गोलवालकर ने इसी हवाले से उनको क्रिटिसाइज किया है ना कि मौलाना आजाद मुसलमानों को ये नहीं कह रहे थे कि तुम यहाँ रुक जाओ, बल्कि वो ये कह रहे थे कि तुम एक छोटा हिस्सा क्यों ले रहे हैं, हम तो पूरे मुल्क को रूल करेंगे है ना। तो ये मौलाना आजाद का बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन था कि अगर पार्टीशन नहीं होगा तो मुसलमान जो है बेटर पोजीशन में रहेंगे। और उस जमाने में चूंकि कांग्रेस मुसलमानों को जो कुछ फैसिलिटीज और रिजर्वेशन देने तैयार थी, जैसा सेपरेट इलेक्टोरल था, दूसरे कैबिनेट मिशन प्लान और कई चीजें जो थी, तो जो लोग वो सब चीजों को मानते हैं उनका ये कहना है कि पार्टीशन जो है वो बहुत ही नुकसानदेह हुआ है ना।
लेकिन दूसरी तरफ अगर जैसे पेरी एंडरसन की किताब आप पढ़ेंगे इंडियन आइडियोलॉजी, तो पेरी एंडरसन बताता है कि आरएसएस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि गांधी जो था उसका फर्स्ट वर्जन था और ये आरएसएस जो है उसका सेकंड वर्जन है। तो ये लोग कभी भी मुसलमानों को यानी मसावी हुकूक देने और ये सारी चीजें देने के लिए तैयार नहीं थे। और जिना का वही एहसास था कि यानी अगर हम यहाँ रहे भी, क्योंकि ये सब मिलाकर भी मेजोरिटी नहीं होती ना, यानी अभी हिंदुस्तान की आबादी कितनी 130 करोड़ के करीब है, और ये दोनों को मिला लिए तो मेरे ख्याल से 20-20, 25-25 करोड़ कुछ हो जाएंगे, है ना। तो 170-180 करोड़, तो अभी भी मेजोरिटी जो है हिंदुओं की बन रही थी। तो अगर और ये जो है ना 1 पर्सन 1 वोट, ये बहुत डेंजर फार्मूला है ना। तो इसमें सीट कितनी आती ये बहुत मुश्किल था। तो ये भी हो सकता था कि अगर हम एक साथ रहते तो जो प्रॉब्लम के शिकार हम हैं, हो सकता है वो प्रॉब्लम के शिकार वो लोग भी हो जाते थे, क्योंकि अभी तो कैसे जो भी पावर है वो स्टेट के पास है, वो जो चाहे वो करे, है ना। तो पॉपुलेशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी जमहूरियत में हुई ना, अगर 51% की भी हुकूमत बन गई तो उसको पूरे इख्तियारात मिल जाते और 49% को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कहना मुश्किल है कि पार्टीशन होता तो क्या, नहीं होता तो शायद पावरफुल रहते, या आप कम से कम ये कह सकते हैं कि जो लोग अलग हो गए उनके पास एक मुल्क है, उनको मजहबी आज़ादी है, वो लोग कुछ ग्रो कर सकते, आगे बढ़ सकते। तो कम से कम यानी 60 करोड़ में से 40 करोड़ आबादी को तो फैसिलिटीज है, ये तो हम बोल सकते हैं। आप ये अभी जो बात बोले साहब वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा पे देखेंगे आप, हाँ given हाँ। the population of the Pakistan, and if we compare the metrics of the Indian Muslims over there when compared to Muslims present in India, be it on the index of poverty, be it on the index of corruption, be it on the index of development, अभी देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हालात है वो कंपैरेटिवली कितने खराब है व्हेन कंपेयर्ड टू द इंडियन मुस्लिम्स। जो ये काउंटर क्वेश्चन बीजेपी लोग करते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर तो मुसलमान हिंदुस्तान में है, वो कई कई स्टैटिस्टिकली के तौर पे अगर आप देखेंगे, सेक्टेरियन वायलेंस भी शिया सुन्नी का जो है, और जो मिलिट्री के बच्चों के ऊपर हमला किया गया था, और जो करप्शन है पाकिस्तान के जनरल्स का, अगर ये सब मैट्रिक्स को आप होल पिक्चर में अगर देखेंगे तो आपका क्या उसके ऊपर वो है भाई। इद्रिस, या थोड़ा आपके मतलब सवाल को जवाब भी दे देता हूँ ताकि हम दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करें तो बेहतर होगा कि अबर 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 जो अपैरेटस है या हमारा जो मेजरिंग गेज है वो यहाँ का हिंदू है, क्या मैं उससे बेहतर हूँ या नहीं हूँ। मैं लेबनान के मुसलमानों से, सीरिया के मुसलमानों से अगर मुझे कंपेयर करेंगे तो वो एक कम्युनल एंगल है जो कह रहा है, मतलब उसके पास आज भी कम्युनल अंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों के मसाइल को लेकर के। मैं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है गैस भाई, लेकिन मैं नॉर्मली अभी जो मेरे से पहले वाले भाई का जो सवाल था कि वेदर द प्लॉट वी हैव लॉस्ट द प्लॉट ऑफ बाय नॉट सपोर्टिंग पाकिस्तान, ऐसा कुछ था ना उनका पार्टीशन के बारे में, उस कंटेक्स्ट में था मेरा। एंड अभी जो साहब भी बोले कि जो मिनिमम पॉपुलेशन को तो फैसिलिटीज है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन था मेरा। जी नहीं, वो सारी बातें किसका, इदरीस का सवाल है ना जी हाँ, नहीं वो जी सारे सर। है, और वो एक्चुअली बहुत लंबा डिस्कशन है ना। तो उसमें अभी मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा, एक थोड़ा सा जो इसका पेरी एंडरसन का जो बुक है ना इंडियन आइडियोलॉजी, तो भी टाइम मिले तो उसको पढ़ना है ना। तो जी पाकिस्तान जो फेल्ड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो कई चीजें उसमें हैं, यानी वो ऐसे ही नहीं हो गया। दूसरा क्या है कि बहुत सारी चीजें मीडिया बहुत हाइपर करके हमको दिखाता है ना। जी हाँ, वो बात तो सही है। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता है ना, सिर्फ एक एग्जांपल देख के मैं करूंगा। अभी मलाला का केस हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है। जी मलाला यूसुफजई का केस हुआ है ना, वो स्कूल जाना चाह रही थी, वहाँ के कुछ एक्सट्रीमेंट एलिमेंट ने उसको गोली मार दी। उसके बाद उसको जो एक इंटरनेशनल इशू बना है ना, यानी यूनाइटेड नेशन जो है उसके लिए स्पीसीज दे रहा, अमेरिका और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट जो है उसकी ताजियत कर रहे, उसका इलाज ले जाके लंदन के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हुआ, उसको पीस का नोबेल दे दिए, टाइम मैगजीन के कवर पे उसका फोटो आ गया, मैडोना उसके लिए गाने लिख रही है, जो आर्टिकल लिख रही है ना, एक पूरा इंटरनेशनल हवा बना दी, ठीक है। अगर उसको अभी आप लोगों ने तो काफी स्टडी किया है, जो दलित खवातीन है हिंदुस्तान में उनके साथ जो सलूक है ना, रोजाना कितने भयंकर किस्म जी के रेप होते हैं,
लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है कभी भी उसको डिस्कशन में नहीं लाता है ना। तो एक का जो मीडिया का बायसनेस है ना कि मुस्लिम इश्यूज को वो एज ए होल बहुत ज्यादा यानी बड़ा चढ़ाकर जो है वो दिखाता। यानी मैं बहुत ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता, लेकिन जो चीजें हैं वो तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसमें एक फैक्टर ये भी है। तो मुस्लिम ममालिक के बारे में जो है ना प्रोपोगेंडा ज्यादा है। इतनी भी देखो, हर मुल्क में जो है अच्छी चीज बुरी चीजें दोनों होती, लेकिन आप अगर सिर्फ निगेटिव पहलू ही ज्यादा बताते जाएंगे ना तो उसके बारे में एक निगेटिव पिक्चर बन जाता है। जी, हम एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद वी विल प्रोसीड विद अवर फ्यू अदर थिंग्स, फ्यू अनाउंसमेंट्स आर देयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आप जो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, मेरा नाम अब्दुल अनस अब्दुल कयूम है। मेरा सवाल ये है कि आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर रहे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो है ना वो मुसलमानों के साथ कुछ सही इंसाफ नहीं कर पाए। मुसलमान जो है ना आज़ादी के बाद से, हालांकि ये तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, काफ़ी कुछ कर सकते थे। सिलेबस के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, मुसलमानों की जो है ना, मुसलमानों को कंट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ, तो ये चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। अगर चाहते होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इतना नहीं कर सके वो। मतलब जस्टिफाइबल नहीं है उनका जो रोल है आज़ादी के बाद का। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, है ना। मौलाना आजाद के बारे में जो है ना हमारे यहाँ निगेटिविटी और गलत चीजें ज्यादा फैलाई हुई है ना। खासतौर से मुस्लिम लीग के लोगों ने जो भी उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करे और उनकी इल्मी जिंदगी, उनके कारनामे जो है उसको बहुत ज्यादा निगेट करे। तो मौलाना आजाद की शख्सियत बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो बहुत ही यानी मुसलमानों के लिए जज्बा रखने वाले, मोहब्बत करने वाले और उनके लिए कुर्बानियां देने वाले थे। असल ये हुआ कि पार्टीशन के बाद उनका रिलेवेंस खत्म हो गया था ना। यानी मुसलमान जो है वो उनको यहाँ रोकना चाह रहे थे, लेकिन मुसलमान उसके अगेंस्ट जो है एक अलग मुल्क हो गया, तो उसके बाद उनकी कोई हैसियत यहाँ बची नहीं थी। लेकिन चूंकि वो बहुत ही यानी गांधी जी जो उनके बारे में बोलते थे कि अरस्तु जो अरिस्टोटल की सतह के वो आदमी थे, है ना। पंडित नेहरू अपने पर्सनल लाइफ में उनसे, यानी उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उनसे बहुत इम्प्रेस था, है ना। तो हिंदुत्ववादी लेकिन तो यानी आजादी से ये लोगों ने भी उनको दिए, नहीं भी देते थे कौन से। तो मौलाना आजाद ऐसा नहीं, वो जो कुछ कर सकते थे तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने किए, है ना। तो शोरिश काश्मीरी की किताब है अब्दुल कलाम आजाद, वो आप पढ़ो तो उसमें थोड़ा बेटर क्लियर पिक्चर आएगा। तो मेरे ख्याल से हमारे वो शख्सियात जिनके बारे में मुसलमानों ने बहुत निगेटिव इमेज बन गई है और जिनके साथ बहुत ज्यादा मुसलमानों ने नाइंसाफी की, उसमें से एक आजाद की शख्सियत है। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो शायद जाविया जो है निगाह वो बदल जाए। जी जरा मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, आप कई बुक्स का रेफरेंस दे रहे हैं। आई थिंक इट विल बी गुड टू जस्ट इन अ चैट विंडो लिस्ट दोस बुक्स, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, क्योंकि आई रियली वांट टू रीड दिस बुक्स। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा होगा अगर वो रिटर्न फॉर्म में कहीं अगर डाल दें, ताकि हम वो बुक्स खरीद के पढ़ भी सकें। क्योंकि आप मेरा ख्याल है 7-8 के नाम ले लिए तो अच्छा होगा कि अगर उसको हम यू नो इफ वी रियली मेक एन एफर्ट टू रीड। जी इंशाल्लाह मैं हमारे गयास साहब को व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप लोग उनसे ले सकते। Okay then, so we will move on for the few announcements are there. So before that, क्योंकि इस बार हमारे साथ कई सारे नए साथी जुड़े हैं, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं हैदराबाद रीडिंग क्लब के बारे में और फिर इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि आप लोग आगे भी हमसे जुड़े रहें। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट आर आवर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी हाँ। So basically, these are the 3 domains on which we are studying. So basically, Hyderabad Reading Club is a joint initiative by Muslim graduates of Osmania and SIO Hyderabad. So we are here, we are dealing with this understanding Indian society. So अभी यहाँ पर जो चल रहा है, 2 सेशंस चल रहे हैं हमारे पास, एक contemporary ideas and religions
ये एक टोटली डिफरेंट ग्रुप है इसका। और अभी जो हम डील कर रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। और मैं जो जिम्मेदार हूँ सैयद गयासुद्दीन, मैंने एलएलबी किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी से और एडवोकेट हूँ, और मैं इसका जिम्मेदार हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी। उसके बाद वी आर हैविंग फ्यू थिंग्स, दैट इज बुक टॉक्स, डिस्कशंस एंड सो एंड सो। उसमें से कुछ बुक टॉक्स हुए हैं, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा अगस्त 2019 से। और अब हम आते हैं कि अभी जो हमारा शेड्यूल है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि फर्दर प्लानिंग हमारी क्या है। थोड़ा सा गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट। थोड़ा सा अभी टाइम दीजिए, मैं भी आपको बताता हूँ।